पिछले एपिसोड में हमने देखा क्लाइन ने एक नूब कल्टिस्ट से डील करके अपना बॉडीगार्ड वाला जॉब खत्म किया। इसके बाद सीरियल किलर केस सॉल्व करने के लिए उसने डिटेक्टिव स्टैंटन के साथ टीम अप कर लिया। फिर वो बिशप उतरावस्की से मिला और उसके सपने में घुसकर उसके पास्ट सेल्फ एक पावरफुल डॉन पैलेडिन से फाइट की। टास्क पूरा करने पर उसे रिवॉर्ड में अपोथेकेरी फॉर्मूला और एक मैजिकल मास्टर की मिली। अब उसी की के बारे में पता करने वो वापस गया तो बिशप के बेसमेंट में एक वैम्पायर कैद मिला। तो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो सभी लोग। या नई वीडियो आ चुकी है। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल से शॉर्ट आउट टू ऑसम एनिमे 3644 फॉर द सुपर थैंक्स। और या हम COI तक एक्सप्लेन करने वाले लाइक लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का सर्कल ऑफ इन्वेरिटी। तो ये ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। इस वीडियो को बनाने में ना काफी टाइम लगा है, मेहनत लगी है। लाइक लिटरली मेरा पूरा दिमाग है ना घूम गया इस बनाने में, क्योंकि अगर तुम मेरी पिछली वाली वीडियोस देखोगे और इस वाली वीडियो को देखोगे ना तो तुम्हें थोड़ी वीडियोस में ना बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। लाइक मैंने हर एक सीन को है ना डिटेल में और परफेक्टली एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो अगर तुम कंपेयर करोगे पिछले वाली वीडियोस और ये वाली वीडियोस तो यार तुम्हें बहुत फर्क दिखने वाला है। और ये वीडियो लिटरली बहुत खतरनाक होने वाली है। लाइक मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम बस एक बार देख लो इमेजेस जो मैंने बनाए हैं। और ये कहना था कि कुछ लोग है ना कमेंट में कह रहे थे कि भाई 4 घंटे की वीडियो लाओ, 2 घंटे की वीडियो लाओ। तो ला तो मैं सकता हूँ, लेकिन तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि मुझे ना एक वीडियो एडिट करने में लाइक मुझे 1 आवर की वीडियो एडिट करने में 12 आवर्स लगते हैं। तो अगर मुझे 4 आवर की वीडियो एडिट करनी है तो मुझे ना कुछ 48 आवर लगेंगे। मतलब वो अप्रोक्सीमेट मतलब 2 दिन हो जाएगा। और 2 दिन तो नहीं करता, तो इसलिए ना 4 दिन ही लगेंगे वैसे। तो यही कहना था। और मैं ना खुद इमेजेस बनाता हूँ तो इसलिए ना टाइम ज्यादा लगता है और ये एक दिन में नहीं होगा 4 घंटे का। तो तुम समझ सकते हो, यही कहना था। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई ये जो है ना अपना क्या बाय मी कॉफी की लिंक और बाय मी कॉफी की लिंक और एक कोई तो था, हाँ, पेट्रॉन की लिंक डाल देना। तो वो अगर मुझे टाइम मिलता है ना तो डाल दूंगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी और वीडियो एडिट करनी है और थंबनेल भी बनाना है और इसे अपलोड भी करना है। तो अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नहीं होगा तो देखेंगे, मतलब होगा तो डाल दूंगा और अगर नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में फिर से बता दूंगा तुम्हें अगर मैं डाल रहा हूँ तो। और एक और चीज थी, मैं ना इंस्टाग्राम अकाउंट वो भी और टिकटॉक वाला अकाउंट वो भी ओपन करने वाला हूँ, मतलब या उसका भी बनाने वाला हूँ। तो अगर मैं लिंक देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में तो डाल उसे ज्वाइन कर सकते हो तुम। और लास्ट एक और बात कहनी थी कि इस वीडियो को हाइप कर देना, क्योंकि बहुत खतरनाक बनी है। लाइक तुम इमेजेस देख के ना मुझे कमेंट में बताना तुम कैसे लगी। मैं कुछ नहीं कहूंगा, हाइप कर देना इस वीडियो को। ज्यादा बोलूंगा नहीं, आई थिंक कुछ ज्यादा ही बोला। और एक और मेन चीज बात करनी थी, तो इस बार कहानी और भी डेंजरस होने वाली है। क्लेन एक लेजेंडरी ट्रेजर हासिल करने निकला है, लेकिन उसे नहीं पता कि उस अंधेरे म्यूजियम में कोई पहले से ही उसकी राह देख रहा है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब सोचो क्या होगा अगर उसकी प्लान फेल हो जाए और एक कर्स्ड आइटम उसे सीधा उस डेविल सीरियल किलर के सामने लाकर खड़ा कर दे। एक अनजान दुश्मन और शहर का सबसे बड़ा दरिंदा। क्या क्लेन इस डबल ट्रैप से जिंदा बच पाएगा? तो पिछले चैप्टर की कहानी जहां रुकी थी वहीं से आगे बढ़ाते हैं। क्लेन उस मास्टर की के बारे में पता लगाने के लिए हार्वेस्ट चर्च के बेसमेंट में पहुंचा था, जहां एक वैम्पायर कैद था। अब सिचुएशन ये थी कि वैम्पायर ने जानकारी देने के बदले अपनी कीमत मांग ली थी। मतलब वो बिना कुछ लिए हेल्प करने को तैयार नहीं था। ये सुनकर क्लेन को थोड़ी हंसी भी यार गुस्सा भी आया। उसे लगा कि यार ये तो सिर पर चढ़ रहा है। तो क्लेन ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उसने पास में खड़े बिशप उतरावस्की से पूछा, फादर क्या मैं आपकी वो कैंडल उधार ले सकता हूँ? वही वाली जो आपने पिछली बार यूज की थी। मैं उसका नाम भूल गया हूँ। अब जैसे ही क्लेन ने ये बात कही, बेसमेंट में बंद वैम्पायर की घिग्घी बंद गई। वो शौक में चिल्लाया, तुम क्या करना चाहते हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? उसे समझ आ गया था कि क्लेन किस कैंडल की बात कर रहा है। यहाँ पर बिशप ने पूरा साथ दिया और बहुत ही आराम से जवाब दिया, उसका नाम मेंटल टेरर कैंडल है। तुम्हें वो किस लिए चाहिए? मतलब बिशप भी समझ गए थे कि क्लेन क्या गेम खेल रहा है। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि अपने इस दोस्त के दिल की सबसे गहरी बात सीधे सीधे ही पूछ लूं। आप तो जानते ही हैं मैं इन मामलों में काफी टैलेंटेड हूं। भाई साहब, क्लेन का ये ब्लफ इतना जबरदस्त था कि वैम्पायर की हालत खराब हो गई। मेंटल टेरर कैंडल का मतलब था दिमागी टॉर्चर, और कोई भी ये नहीं चाहेगा। इससे पहले कि क्लेन अपनी बात पूरी करता, वैम्पायर अंदर से जोर से चिल्लाया, बास्टर्ड अपने दिमाग से ये आइडिया निकाल दो। अगर तुमने एक नोबल सैंग्वाइन के साथ ऐसा किया तो तुम्हें श्राप लगेगा। अरे मैं सब बोलता हूं, मैं तुम्हें मास्टर की का ओरिजिन बता दूंगा। बस क्लेन का काम हो गया। उसने हंसते हुए कहा, आपके कॉपरेशन के लिए थे। इसके बाद वैम्पायर ने गुस्से में शिकायत करना शुरू कर दिया। कहने लगा, उस बूढ़े आदमी का दोस्त इंसान नहीं हो सकता। मैं तो बस हॉस्पिटल से ब्लड की बोतलें चुरा कर पी रहा था। मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया गया है? क्लेन मन ही मन सोचता है, भाई तेरी किस्मत ही खराब है जो तू सीधा इस कैथेड्रल में घुस गया और ऐसे प्रीस्ट से मिला जो पहले खतरनाक फाइटर था। खैर, वैम्पायर ने फिर कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि लगभग 1 महीने पहले वो साउथ बोरो के एक हॉस्पिटल में ब्लड चुराने गया था, जहां उसकी मुलाकात एक चोर से हुई।
वो चोर असल में हॉस्पिटल के फाइनेंस डिपार्टमेंट में चोरी करने आया था, लेकिन बेचारा रास्ता भटक गया और ब्लड बैंक का दरवाजा खोल बैठा और वहीं वैम्पायर के हाथों पकड़ा गया। और वो चोर उसी मास्टर की का इस्तेमाल कर रहा था। चोर ने बताया कि ये चाबी एक घर में चोरी करते वक्त मिली थी, जहां उसे एक डायमंड वाली पॉकेट वॉच भी मिली थी। शुरू में चौंसे लगा कि चाबी किसी खास कमरे या तिजोरी की होगी, लेकिन जब उसने ट्राई किया तो पता चला कि ये तो हर ताला खोल सकती है। एक चोर के लिए तो एक किसी जैकपॉट से कम नहीं था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि आखिर में वो चोर रास्ता भटकने की वजह से ही पकड़ा गया था और वैम्पायर ने उससे वो चाबी छीन ली थी। क्लेन को ये सुनकर कंफर्म हो गया कि उसकी डिविनेशन सही थी। इस चाबी के साथ वाकई कोई श्राप जुड़ा हुआ है, जो भी इसे यूज करता है वो रास्ता भटक जाता है। क्लेन ने अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हुए पूछा, क्या उस चोर ने बताया कि उसने ये चाबी कहाँ से चुराई थी? वैम्पायर ने चिढ़कर कहा, क्या तुम मेरी इंटेलिजेंस पर शक कर रहे हो? मैंने क्यों नहीं पूछा होगा, उसने बताया था, ब्रिज के साउथ में 48 रिवर बे एवेन्यू। मैं वहां जाने ही वाला था कि खैर छोड़ो, मेरा जवाब खत्म, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। लेकिन क्लेन को अब भी उस पर पूरा भरोसा नहीं था। उसने धीरे से अपनी जेब से एक कॉइन निकाला और डिविनेशन शुरू कर दी, ये पता लगाने के लिए कि क्या वैम्पायर सच बोल रहा है। और नतीजा आया पॉजिटिव, मतलब वैम्पायर झूठ बोल रहा था। भाई ये सीन दिखाता है कि क्लेन कितना सावधान रहता है, वो किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। उसने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और बिशप से कहा, ये झूठ बोल रहा है और मुझे लगता है कि ये मुझसे बदला लेने के लिए झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि ये मदद के लिए सिग्नल भेज रहा है। हो सकता है उस एड्रेस पर इसके साथी रहते हों, क्या आप वहां जाकर देखना चाहेंगे? क्लेन का ये दांव भी एकदम सही निशाने पर लगा। बेसमेंट में एकदम शांति छा गई। कुछ सेकंड बाद वैम्पायर ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, अरे मैं तो बस तुम्हें आसानी से बताना नहीं चाहता था। तुमने मुझे धमकाया तो मैंने बदला लेने के लिए झूठ बोल दिया, इसमें क्या बड़ी बात है? क्लेन समझ गया कि वो सिर्फ बहाने बना रहा है। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर असली जवाब क्या है? अगर तुम झूठ बोलते रहे तो मैं ये एड्रेस तीनों चर्चेस को भेज दूंगा और कहूंगा कि इसका कनेक्शन हाल ही में हो रहे सीरियल मर्डर्स से है। ये सुनकर वैम्पायर पूरी तरह टूट गया। उसने हार मानते हुए कहा, इंसान सच में बहुत शातिर होते में। ब्रिज के साउथ 32 वर्डी स्ट्रीट। क्लेन ने फिर से कॉइन टॉस किया और इस बार डिविनेशन का रिजल्ट आया कि वैम्पायर झूठ नहीं बोल रहा है। क्लेन ने मन में सोचा कि शायद वैम्पायर्स के पास डिविनेशन में दखल देने की पावर नहीं होती। उसे अपना जवाब मिल चुका था तो उसने थैंक यू बोला और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी पीछे से वैम्पायर चिल्लाया, याद रखना मेरा नाम एमलिन व्हाइट है, मेरा नाम याद रखना। क्लेन ने सोचा, मैं तुम्हारा नाम क्यों याद रखूं, मैं तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। फिर उसे लगा कि शायद वैम्पायर चाहता है कि क्लेन ये जानकारी उसके साथियों को बेच दे, जिससे उसे इनाम मिले। खैर क्लेन बिना कुछ बोले चर्च से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने फिर से डिविनेशन की, क्या उसे अभी उस एड्रेस पर जाना चाहिए। जवाब मिला कि वहां थोड़ा खतरा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्लेन ने फैसला किया कि वो बिना तैयारी के वहां नहीं जाएगा और यहीं पर उसे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का एक अहम नियम बन गया। उसने एक मैजिशियन का पहला सिद्धांत बनाया, नेवर परफॉर्म अनप्रिपेयर्ड, यानी बिना पूरी तैयारी के कभी कोई काम मत करो। अगर ऐसा किया तो गड़बड़ होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे हिसाब से ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ऑद्रे को देखते हैं। ऑद्रे भी रॉयल म्यूजियम में होने वाली रोसेल मेमोरियल एग्जीबिशन में जाने का प्लान बना रही थी। उसका मकसद था वहां से रोसेल एम्परर की असली कुछ पन्ने हासिल करना, ताकि वो उन्हें मिस्टर फूल यानी क्लेन को दे सके। और यहाँ उसकी किस्मत देखो, उसके फादर अर्ल हॉल उसके लिए एक स्पेशल प्राइवेट विजिट अरेंज करवा देते हैं ताकि उसे भीड़ का सामना न करना पड़े। तो अब कहानी इस मोड़ पर आ गई है कि क्लेन और ऑद्रे दोनों एक ही जगह एक ही मकसद से जाने वाले हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। ये सेटअप अगले चैप्टर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो भाई पिछले चैप्टर के बाद अब कहानी का फोकस वापस अपने हीरो क्लेन पर आता है और इस बार वो किसी फाइट या इन्वेस्टिगेशन में नहीं बल्कि एक म्यूजियम में है। सिचुएशन ये थी कि शहर में एम्परर रोजेल के सम्मान में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी हुई थी और क्लेन भी वहां पहुंच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर एक बेयोंडर म्यूजियम में क्या कर रहा है। तो भाई रोजेल कोई मामूली एम्परर नहीं था, उसकी हिस्ट्री बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग थी और क्लेन के लिए तो वो और भी ज्यादा स्पेशल था, जिसका राज हमें इसी चैप्टर में पता चलेगा। तो क्लेन एकदम जेंटलमैन वाले लुक में वहां पहुंचता है, सिल्क की टॉप हैट, हाथ में एक ब्लैक केन और लंबा सा कोट पहने हुए। म्यूजियम के बाहर वीकेंड न होने के बावजूद भी अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई थी। इससे पता चलता है कि उस दुनिया के लोगों के पास एंटरटेनमेंट के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो ऐसी एग्जीबिशंस उनके लिए एक बड़ा इवेंट होती थी। खैर ठीक 9 बजे क्लेन भीड़ के साथ म्यूजियम के अंदर एंटर करता है। अंदर टूरिस्ट के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे और हर ग्रुप को एक गाइड घुमा रहा था। क्लेन का ग्रुप भी एक काफी सुंदर सी फीमेल गाइड के पीछे पीछे चल पड़ता है, जो रोजेल की लाइफ के बारे में बताना शुरू करती है। अब सोचो, क्लेन जो खुद एक हिस्टोरियन रह चुका है और रोजेल के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसके लिए ये सब सुनना कितना बोरिंग रहा होगा।
कि वो मन ही मन में ये चेक करने लगा कि उसका वॉलेट अपनी जगह पर है या नहीं। वैसे एक फन फैक्ट बताता हूँ, इस पॉइंट पर क्लेन की वेल्थ 952 पाउंड्स हो चुकी थी, मतलब वो 1000 पाउंड से बस कुछ ही कदम दूर था। इतना कैश वो अपने वॉलेट में रख नहीं सकता था, इसलिए ज्यादातर पैसा वो ग्रेफॉक के ऊपर अपनी सेफ जगह पर रखता था। ये उसकी अपनी एक सीक्रेट तिजोरी थी। तो जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो पहले एग्जीबिशन हॉल में पहुंचते हैं। गाइड बड़े एक्साइटमेंट से बताती है, लेडीज जेंटलमैन, ये है एम्पर रोजेल की रोजमर्रा की चीजें। और वहां क्या क्या था, उसका वेलवेट का कंबल, सोने का ग्लास जिसमें वो वाइन पीता था, और तो और उसका टॉयलेट भी। हाँ भाई, सही सुना, उसका टॉयलेट, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला फ्लशिंग सिस्टम वाला टॉयलेट माना जाता था। ये देखकर पहले तो क्लेन को रोजेल के लिए थोड़ी सिंपैथी हुई कि बेचारे की मरने के बाद टॉयलेट तक को एग्जीबिशन में लगा दिया है। लेकिन फिर जब उसकी नजर उस टॉयलेट पर पड़ी तो भाई साहब, वो पूरा सोने की परत से ढका हुआ था और उस पर बड़े आर्टिस्टिक पैटर्न बने हुए थे। ये देखकर क्लेन की सारी सिंपैथी हवा हो गई और वो मन ही मन बोला, कितना अय्याश आदमी था। वहां रोजेल के कपड़े भी रखे थे, उसके शर्ट्स, कफलिंग्स वगैरह। इसके बाद वो लोग उस हॉल में पहुंचे जहां रोजेल के साइन किए हुए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे थे, जैसे कि सिविल कोड, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल हिस्टोरिकल चीजें थीं। और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। गाइड एक डिस्प्ले कैबिनेट की तरफ इशारा करती है और कहती है, ये एम्परर रोजेल की एक डायरी है जिसमें उन्होंने अपने बनाए हुए मिस्टीरियस सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। वो आगे कहती है, बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि इसमें रोजेल के सबसे गहरे राज छिपे हैं। फिर वो गाइड थोड़ा रोमांटिक अंदाज में कहती है, मेरा तो मानना है कि शायद ये सिंबल्स उन्होंने अपनी किसी प्रेमिका के लिए बनाए थे जिनसे वो कभी मिल नहीं पाए। ये सुनकर क्लेन के मुंह का कोना हल्का सा टेढ़ा हो गया। वो मन ही मन सोचता है, हाँ, तुम्हें तो नॉवेल राइटर होना चाहिए। और फिर क्लेन उस डायरी की तरफ देखता है जो एक शीशे के केस में खुली रखी हुई थी, और उसे देखते ही क्लेन के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस पर कोई मिस्टीरियस सिंबल्स नहीं बल्कि सिंप्लीफाइड चाइनीज लिखी हुई थी। वही लैंग्वेज जो क्लेन अपनी पिछली जिंदगी में यानी अर्थ पर यूज करता था। भाई, ये सीन पढ़ते हुए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब रोजेल भी क्लेन की तरह ही दूसरी दुनिया से आया एक ट्रांसमाइग्रेटर था। उस डायरी में लिखा था, 6 मार्च, धत तेरे की यहाँ का खाना खा खा कर तो मुझे कब्ज होने वाला है। 17 मार्च, क्या यहाँ की लेडीज इतनी ओपन होती हैं? पता ही नहीं चला कि मैंने उसे अप्रोच किया या उसने मुझे। 22 मार्च, अब एक धर्म चुनने का टाइम आ गया है। एक तरफ है चर्च ऑफ द एटर्नल ब्लेजिंग सन और दूसरी तरफ चर्च ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। मेरा चॉइस क्लियर है, जय हो गॉड ऑफ ऑल मशीनरी की। ये पढ़कर क्लेन मन ही मन हंसने लगता है। बहुत रोमांटिक डायरी है, रोमांटिक कब्स। उसको ये भी रियलाइज होता है कि ये रोजेल की शुरुआती दिनों की डायरी है और उसकी हैंडराइटिंग तो क्लेन से भी ज्यादा खराब थी। उसने एक पल के लिए सोचा कि क्या वो रात में छिपका किस डायरी को पढ़ सकता है, लेकिन उसने चारों तरफ सिक्योरिटी देखी और इरादा छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ चर्च के बेउंडर्स भी सिक्योरिटी में होंगे। इसके बाद वो लोग अगले एग्जीबिशन हॉल में जाते हैं, जिसका नाम था जेंटल रोजेल। वहां गाइड दिखाती है, यह है रोजेल का पहला लव लेटर और ये है उनकी पहली लव पोएम, व्हेन यू आर ओल्ड। ये सुनते ही क्लेन का दिमाग खराब हो गया। बेशर्म कहीं का, ये तो पोएट येट्स की पोएम है, उसकी तो कब्र भी हिल गई होगी। मतलब रोजेल ने अर्थ के लिटरेचर को भी यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया था। वह रोजेल के बनाए खिलौने भी थे जो उसने अपने बच्चों के लिए बनाए थे, जैसे कि चाइनीज चेस और कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये देखकर क्लेन फिर से मन ही मन कहता है, ये तो चाइनीज चेस है और लेगो वाले तो इससे लाइसेंस फीस मांग लेंगे। मतलब पूरा का पूरा हॉल रोजेल के अर्थ से चुराए हुए आइडियाज से भरा हुआ था। तभी क्लेन की नजर एक औरत पर पड़ती है जो डिस्प्ले कैबिनेट के सामने बहुत देर से खड़ी थी। वो काफी लंबी थी, करीब 1.7 मीटर्स, और उसने एक येलो ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा एक जालीदार नकाब से ढका हुआ था। वो बस एक ही जगह पर खड़ी उन चीजों को घूरे जा रही थी। खैर, जो थोड़ा अजीब था। खैर, ग्रुप आगे बढ़ जाता है और फाइनली वो लोग रोजेल की रिस्टोर्ड स्टडी में पहुंचते हैं। वो जगह किसी लाइब्रेरी जैसी थी जहां ऊंची ऊंची बुक शेल्फ्स थीं। गाइड बताती है कि रोजेल को पढ़ने का कितना शौक था, लेकिन क्लेन मन ही मन सोचता है, नहीं, रोजेल पक्का अपने नौकरों को किताबें ढूंढने भेजता होगा, वो खुद इतनी मेहनत नहीं करेगा। स्टडी के बीच में रोजेल की डेस्क थी और उस पर कुछ पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे थे। क्लेन की नजर पहले पन्ने पर पड़ती है जिस पर एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का डायग्राम बना हुआ था और उसके साथ डिस्क्रिप्शन लिखा था, ये टेलीग्राफ का एक पोर्टेबल और छोटा वर्जन है। इससे लोग दूर बैठे किसी दूसरे इंसान से सीधे बात कर सकते हैं। इसके लिए हमें आसमान की तरफ देखना होगा जहां सिग्नल्स को कोई नहीं रोक सकता। ये पढ़कर क्लेन अपना सिर पकड़ लेता है। हे भगवान, इस बंदे ने तो सेल फोन का भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा। तभी अचानक क्लेन को रोजेल की एक बात याद आती है। रोजेल ने लिखा था कि उसने एक कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी को एक बुकमार्क के तौर पर किसी बहुकीमती किताब में छिपा दिया है। कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी बहुत ही पावरफुल और डेंजरस आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो बेउंडर पाथवे के सीक्रेट्स बताते हैं। और जैसे ही क्लेन को ये याद आता है, उसकी नजर डेस्क पर रखी एक किताब में लगे बुकमार्क पर जाती है। उस बुकमार्क पर एक बच्चे की बनाई हुई रैंडम सी ड्राइंग थी। क्लेन सोचने लगता है, क्या ये वही कार्ड हो सकता है
लेकिन उसे ये भी पता था कि इन कार्ड्स में एंटी डिवाइनेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब उन्हें नॉर्मली पहचानना नामुमकिन है। अगर ये इतना आसान होता तो चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी इसे कब का ले जा चुकी होती। फिर वो दूसरी किताबों को देखता है और नोटिस करता है कि कई किताबों में अलग अलग तरह के बुकमार्क्स लगे हुए थे। तब वो एक प्लान बनाता है और बड़े भोलेपन से गाइड से पूछता है, क्या ये सारी किताबें ओरिजिनल हैं जो एम्परर होते थे गाइड ग्रोजेल पढ़ते हैं? जी हाँ, ये सब कुछ ओरिजिनल है। अब क्लेन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। रोजेल ने कहा था कि उसने कार्ड को एक बहुत कीमती किताब में छिपाया है ताकि कोई ये सोच भी न सके कि उस किताब की असली कीमत वो किताब नहीं बल्कि उसका बुकमार्क है। क्लेन एक करके किताबों के टाइटल पढ़ने लगता है, ये सोचने लिए कि रोजेल के लिए सबसे कीमती किताब कौन सी हो सकती है। नहीं, हिस्ट्री ऑफ डेंटिस किंगडम नहीं। और फिर अचानक उसकी नसी मैन्यूस्क्रिप्ट के ढेर पर वापस जाती है जिसे उसने सबसे पहले देखा था, वही ढेर जिसमें सेल फोन जैसे अर्थ के इन्वेंशंस के आइडियाज लिखे थे। क्लेन को तुरंत रियलाइज होता है, एक ट्रांसमाइग्रेटर के लिए इस दुनिया की हिस्ट्री की किताबों से ज्यादा कीमती क्या होगा? उसके घर की यादें, उसके अपने आइडियाज, वो चीजें जो वो इस दुनिया में बनाना चाहता था पर बना नहीं सका। और जैसे ही वो उस मैन्यूस्क्रिप्ट के ढेर को ध्यान से देखता है, उसे उसमें भी एक बुकमार्क लगा हुआ दिखाई देता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो भाई, कहानी आगे बढ़ती है और क्लेन इस वक्त रोसेल गुस्ताव के म्यूजियम एक्सिबिशन में खड़ा है और वहां रोसेल की लिखी हुई एक मैन्यूस्क्रिप्ट रखी थी जिसे वो मजाक में अपनी क्रिएटिविटी की मैन्यूस्क्रिप्ट कहता था। उसी किताब के अंदर एक बुकमार्क था और उसे देखते ही क्लेन के दिमाग की बत्ती जली। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और पहला ख्याल यही आया, कहीं कहीं ये कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी तो नहीं? ये वही डिवाइन आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, और अगर ये सच निकला तो ये एक बहुत बड़ी खोज होगी। उसने चुपके से अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट किया, ये देखने के लिए कि क्या उस बुकमार्क से कोई एबनॉर्मल ऑरा निकल रहा है। पर अफसोस, उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा, वो बिल्कुल एक नॉर्मल बुकमार्क लग रहा था। लेकिन क्लेन इतना भी भोला नहीं था। उसे पता था कि अगर कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी को इतनी आसानी से पहचाना जा सकता तो वो आज तक यहाँ बचा ही नहीं होता। तो अब उसने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया। उसने रोसेल की डायरी से जो भी सीखा था और एम्परर की पलटी को समझा था, उसके बेसिस पर वो चीजों को एनालाइज करने लगा। देखो, रोसेल ने कहा था कि जिस किताब में कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी है वो खुद भी एक कीमती किताब होगी। अब रोसेल की पर्सनैलिटी को देखते हुए वो एक ऐसा बंदा था जिसे दूसरों को टीज करने मजा आता था, एक तरह का शो ऑफ करने वाला जीनियस। तो वो जरूर चाहेगा कि एक कीमती चीज को दूसरी कीमती चीज के अंदर छुपाया जाए ताकि जब किसी को वो मिले तो उसे लगे कि उसने एक डबल जैकपॉट जीता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से बाकी जो नॉर्मल किताबें थी उन्हें क्लेन ने अपनी लिस्ट से हटा दिया। पूरे स्टडी रूम में सिर्फ वही एक मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो इतनी वैल्यूएबल थी कि रोसेल उसके अंदर कार्ड को छुपाए। क्लेन मन ही मन सोच रहा था, हाँ, रोसेल ऐसा ही बंदा है जो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, मैंने सीक्रेट को सबसे साफ दिखने वाली जगह पर छुपाया है, पर तुम में से कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, और फिर मन ही मन हंसेगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, रोसेल की कलेक्शन में मिस्टिसिज्म यानी जादू टोने से जुड़ी किताबें भी थीं जो बहुत कीमती थीं, और ये तो पक्की बात थी कि चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम गॉड मशीनरी उन किताबों को कभी भी पब्लिक डिस्प्ले पर नहीं रखेगी। तो हो सकता है कार्ड उन किताबों में से किसी एक में हो जो यहाँ है ही नहीं। इसलिए कोई भी एक्शन लेने से उसे ये वेरीफाई करना जरूरी था कि क्या वो बुकमार्क सच में कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी है या नहीं। इसी सोच में डूबे हुए क्लेन ने अचानक गाइड की तरफ मुड़कर एक सवाल पूछा, और सवाल भी देखो कितना मजेदार था। उसने पूछा, क्या शेल्फ पर रखी दूसरी किताबों में भी कुछ फैसा हुआ है, जैसे किसी नोबल लेडी का लव लेटर जो उन्होंने रोसेल को लिखा हो। ये सुनकर वहां मौजूद कई मर्द लोग दबदबी हंसने लगे। गाइड ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन किताबों में दूसरी चीजें थीं उन्हें निकालकर अलग से डिस्प्ले पर रखा गया है। और भाई साहब, ये सुनते ही क्लेन के दिल में लड्डू फूटे। इसका मतलब था कि पूरे एग्जीबिशन हॉल में सिर्फ एक ही बुकमार्क ना है। उसका काम बहुत ज्यादा आसान हो गया था। अब अगला स्टेप था चोरी की प्लानिंग। क्लेन ने मन ही मन पूरा सिचुएशन एनालाइज किया। पहला पॉइंट, रोसेल ने जब कार्ड्स बनाए थे तो चर्च और रॉयल फैमिलीज नहीं चाहती थीं कि ये बाहर फैलें, क्योंकि इससे हजारों साल का बना बनाया ऑर्डर बिक जाता। अगर उन्हें कार्ड्स मिलते तो वो उन्हें सीधा जला देते। लेकिन रोसेल की चीज आज भी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि रोसेल ने किसी तरह सबको, यहाँ तक कि गॉड्स को भी यकीन दिला दिया था कि उसने सारे कार्ड्स बाहर भेज दिए हैं और अपने पास एक भी नहीं रखा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वक्त बैकलैंड शहर में एक सीरियल किलर का आतंक फैला हुआ है, वही डेविल वाला केस। तीनों चर्च के सारे बियॉन्डर्स उस किलर को पकड़ने में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस म्यूजियम जैसे अन इम्पॉर्टेंट जगह की सिक्योरिटी के लिए उनके पास ज्यादा लोग नहीं होंगे। उनकी सारी सिक्योरिटी का फोकस रोसेल की डायरी पर होगा, क्योंकि बहुत से वाइल्ड बियॉन्डर्स एम्परर की पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि डायरी में कोई गहरा रहस्य छुपा है। एक मामूली से बुकमार्क पर कोई ध्यान नहीं देगा। क्लेन ने सोचा, घर जाकर मैं ग्रे फॉग के ऊपर डिवाइनेशन करके अपने इस एनालिसिस को कंफर्म कर लूंगा। लेकिन उससे पहले उसे किसी भी तरह ये टेस्ट करना था कि क्या वो सच में कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी है।
वरना इतनी मेहनत और रिस्क लेने के बाद पता चले कि हाथ में एक मामूली सा बुकमार्क आया तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। अब सवाल था कि ये वेरिफिकेशन करेगा कौन। वो खुद तो दोबारा घुस नहीं सकता था, उसे किसी की मदद चाहिए थी। उसके दिमाग में कुछ नाम है, मिस मैजिशियन। वो दीवारों के आर पार जा सकती है, लेकिन वो अभी सिर्फ सीक्वेंस 9 है। उसके लिए ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। मिस जियो, नहीं, ये उसके बस की बात नहीं है। मिस शेरोन, वो पावरफुल तो है और इस काम के लिए परफेक्ट भी, लेकिन कार्ड ऑफ ब्लेस्फेमी एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है जिसके लिए कोई भी बियॉन्डर किसी को भी मार सकता है। क्लेन उस पर अभी इतना भरोसा नहीं कर सकता था। और फिर उसके दिमाग में एक परफेक्ट कैंडिडेट का नाम आया, मिस जस्टिस। ऑड्री एक नोबल है, वो अपनी दौलत और पावर का इस्तेमाल करके एक इंटरेस्टेड विजिटर बनकर उस बुकमार्क को छूने की परमिशन ले सकती है और किसी को शक भी नहीं होगा। ये प्लान बिल्कुल सेफ और जीनियस था। अब सवाल था कि वेरीफाई कैसे किया जाए। क्लेन को एक ही तरीका सूझा, उस बुकमार्क को थोड़ा सा डैमेज करने की कोशिश करना। अगर वो एक नॉर्मल बुकमार्क हुआ तो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर वो कार्ड ऑफ ब्लेस्फेमी हुआ तो वो इतनी आसानी से डैमेज नहीं होगा। और उसने एक और मजेदार आइडिया सोचा, हो सकता है एम्परर ने कोई एक्टिवेशन पासवर्ड सेट किया हो। रोसेल की डायरी में उसने मजाक में लिखा था, मेरा खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसे ढूंढना होगा। मैंने अपना सब कुछ फॉक्सी के एंड में छोड़ दिया, या इन वन पीस एनीमे से इंस्पायर्ड थी। तो क्लेन ने सोचा, क्या पता एक्टिवेशन पासवर्ड पायरेट किंग हो, जिसे एंशियंट हर्मिस भाषा में बोलना पड़े। ये दो ट्रांस माइग्रेटर्स के बीच का एक सीक्रेट जोक हो सकता है। प्लान फाइनल हो चुका था। उसने म्यूजियम का लेआउट, वॉशरूम का रास्ता, सब कुछ अपने दिमाग में बैठा लिया और वहां से निकल गया। घर पहुंच उसने सोचा कि वो फूल बनकर मिस जस्टिस को कैसे इंस्ट्रक्शन दे। अगर वो सीधा कहेगा कि मेरे ब्लेस्ड को हेल्प चाहिए तो द फूल की इमेज खराब होगी। ऐसा लगेगा कि मिस्टर फूल बार बार अपने फॉलोअर्स के छोटे मोटे काम करवा रहे हैं। तो उसने एक और कमाल का प्लान बनाया। वो अपने ब्लेस्ड यानी खुद के रूप में द फूल से प्रेयर करेगा और फिर द फूल उस प्रेयर को मिस जस्टिस तक पहुंचा देगा बिना एक शब्द कहे। ऐसे में लगेगा कि द फूल से एक मैसेंजर का काम कर रहा है। उसने प्रेयर शुरू की और कहा, मैं आपके ब्लेस्ड की मदद चाहता हूँ। कोई रोसेल की मैन्यूस्क्रिप्ट में रखे बुकमार्क को टच करे, उसे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और साथ में पायरेट किंग शब्द का जाप करे। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, मैं उसे 500 पाउंड्स दूंगा और अगर कोई रिएक्शन हुआ तो मैं और ज्यादा देने को तैयार हूँ। प्रेयर खत्म करने के बाद वो ग्रिफॉग के ऊपर गया, अपनी ही प्रेयर का सीन देखा। उसमें अपने चेहरे और आवाज पर म्यूजिक इफेक्ट डालकर उसे डिस्टॉर्ट किया और उस रिक्वेस्ट को सीधा मिस जस्टिस को रिप्रेजेंट करने वाले स्टार में फेंक दिया। अब गेंद मिस जस्टिस के पाले में थी। तो अब आते हैं हमारी स्टोरी की सबसे एलिगेंट, सबसे अमीर और सबसे क्यूरियस कैरेक्टर ऑड्री हॉल पर। तो सीन यह है कि ऑड्री अपने आलीशान घर में अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है। उसे यंके तो पियानो प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, लेकिन उसके दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी कि आज रात वो रोजेल की डायरी की पायरी उसे याद कैसे करेगी। और तभी अचानक उसके आसपास की दुनिया धुंधली होने लगती है और हर तरह ग्रे वाइट कलर का कोहरा छा जाता है। और उस कोहरे के बीचों बीच सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। फोड्री देखती हैं कि द फूल किसी की प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रार्थना करने वाले की शक्ल तो साफ नहीं दिख रही थी, बस उसकी आवाज आ रही थी और वो कह रहा था, मैं आप मदद चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई रोजेल के मैन्यूस्क्रिप्ट में रखे बुकमार्क को टच करके उसे एक्टिवेट कर दे। भाई लोग, मजे की बात यह है कि ये जो प्रार्थना करने वाला ब्लेस्ड है, ये कोई और नहीं बल्कि खुद हमारा क्लेन ही है, जो एकल आइडेंटिटी से फूल से मदद मांग रहा है ताकि टैरो क्लब के सामने उसकी असली पहचान ना आए। ऑड्री ये सुनकर एकदम हैरान रह जाती है और सोचती है, मिस्टर फूल को कैसे पता कि मैं आज रात म्यूजियम बंद होने के बाद रोजेल मेमोरियल एग्जीबिशन में जा रही हूँ और मुझे वहां कुछ आइटम्स टच करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन फिर वो खुद ही समझ जाती है कि मिस्टर फूल के लिए ये सब जानना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो ऑलमाइटी हैं। उनके लिए ये सब छोटी मोटी बातें हैं। इससे पहले कि ऑड्री कुछ कहती, द फूल की गहरी आवाज गूंजती है, तुम इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर भी सकती हो और मना भी कर सकती हो। अब ऑड्री 2 सेकंड्स के लिए सो कहती है, और रिस्पेक्टेड मिस्टर फूल, मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकती। सच कहूं तो ऑड्री को 500 पाउंड्स के रिवॉर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। भाई, वो एक अल की बेटी है, उसके लिए ये पैसे कुछ भी नहीं थे। असली वजह तो उसकी क्यूरियोसिटी थी। वो जानना चाहती थी कि एम्परर रोजेल के उस बुकमार्क में आखिर ऐसा क्या खास है कि मिस्टर फूल का ब्लेस्ड के लिए इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार है। तो द फूल बस सिर हिलाकर कहते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही ऑड्री वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। अब मिशन मिल चुका था और ऑड्री के अंदर का एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों पीक पर थे। वो शीशे में खुद को देखते हुए पूरा प्लान बनाने लगती है। उसका सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये कैसे करना है कि किसी को जरा सा भी शक ना हो। अगर बुकमार्क चोरी हो गया या डैमेज हो गया तो सबसे पहला शक उसी पर जाएगा, क्योंकि उसे छूने वाली आखिरी इंसान होगी। तो उसने सोचा, ठीक है, मैं सिर्फ बुकमार्क में इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगी, मैं एग्जीबिशन की हर चीज में बराबर की दिलचस्पी दिखाऊंगी, ताकि लगे कि मैं बस एक क्यूरियस लड़की हूँ। उसे पूरी प्रोसेस को एकदम नेचुरल और लॉजिकल दिखाना था, कुछ भी अचानक या अजीब नहीं लगना चाहिए। फिर वो सोचती है कि बुकमार्क को बिना किसी को पता चले डैमेज कैसे किया जाए,
और तभी उसकी नज़र अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखे एक ज्वेलरी बॉक्स पर पड़ती है और उसमें रखे एक ईयरिंग पर जिसके पीछे एक बहुत पतली और शार्प सुई लगी थी। उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। हाँ, ये परफेक्ट है और साथ में सूजी की मदद से ये काम हो जाएगा। सूज उसकी प्यारी गोल्डन रिट्रीवर डॉग जो उसकी सबसे बड़ी राजदार थी। तो शाम के 6 बजते हैं। बैकलैंड में अंधेरा हो चुका था और गैस लैंप्स जल गए थे। रॉयल म्यूजियम आम लोगों के लिए बंद हो चुका था, लेकिन अब वहां एंट्री होती है कुछ खास मेहमानों की, ऑड्री और उसके अमीर दोस्तों की। अब क्योंकि मशीनरी हाईमाइंड को पता था कि ये अमीर बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ मुसीबत खड़ी कर देते हैं, इसलिए उन्हें अपने कैप्टन मैक्स लिवरमूर को वहां गार्ड के भेष में तैनात कर दिया था। ये मैक्स कोई नॉर्मल गार्ड नहीं था, वो एक पावरफुल बियॉन्डर था और उसने एक मोनोकल यानी एक आंख वाला चश्मा पहना हुआ था। ये चश्मा असल में एक सील्ड आर्टिफैक्ट था जिसका नाम था आई ऑफ क्रिस्टल, और इसकी मदद से मैक्स सीधे आत्माओं और भूतों को देख सकता था। मतलब ऑड्री की एक हरकत पर एक बहुत ही काबिल बियॉन्डर की नजर थी। जरा सी भी गलती और वो पकड़ी जा सकती थी। ऑड्री ने अपना एक्टिंग मेथड ऑन कर लिया था। एक मासूम, नासमझ और हर चीज को लेकर सुपर क्यूरियस लड़की का रोल। वो सबसे पहले एक सोने से बने टॉयलेट को देखकर बहुत इंटरेस्ट दिखाती है और गाइड से पूछती है, क्या ये मॉडर्न जमाने का पहला टॉयलेट है? क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ? उसके दोस्त उस पर हंसते हैं कि भला टॉयलेट में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऑड्री बड़ी मासूमियत से जवाब देती है, तुम्हें नहीं पता, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की ग्लोरी है। अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, यार मिस्टर फूल के ब्लेस्ड के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। खैर उसे परमिशन मिल जाती है, वो उसे छूती है और अपना नेचुरल क्यूरियस बिहेवियर बनाए रखती है। इसके बाद वो रोजेल की डायरी वाले हॉल में जाती है। वहां भी वो उसे पलटने की रिक्वेस्ट करती है और थोड़ी देर उसे पढ़ने की एक्टिंग करती है। वो हर एग्जीबिशन हॉल में ऐसा ही करती रही, हर चीज को छूने और उसके बारे में सवाल पूछने की रिक्वेस्ट करती, ताकि जब वो असली टारगेट यानी बुकमार्क तक पहुंचे तो किसी को कुछ भी अजीब ना लगे। फाइनली वो लोग रोजेल की स्टडी में पहुंचते हैं जहां उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट रखी थी और उसी के अंदर था वो खास बुकमार्क। ऑड्री फिर से अपनी क्यूरियोसिटी का दिखावा करती है और कहती है, क्या मैं इसे पलट कर देख सकती हूँ? मैं देखना चाहती हूँ कि ग्रेट इन्वेंटर की हैंडराइटिंग कैसी होती है। उसे परमिशन मिल जाती है। अब आया असली एक्शन का टाइम। जैसे ही ग्लास केस खुलता है, ऑड्री आगे बढ़ती है। वो अपने बालों को ठीक करने का बहाना बनाती है और चुपके से अपने कान से वो नुकीला ईयरिंग निकालकर हथेली में छिपा लेती है। फिर उसने अपनी डॉग सूजी को एक सीक्रेट इशारा किया और सूजी ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। वुफ वुफ, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। सबका ध्यान सूजी की तरफ चला गया और इसी एक पल का फायदा उठाकर ऑड्री ने अपनी हथेली में छिपे ईयरिंग की नोक को बुकमार्क पर चुभो दिया और मन ही मन पायरेट किंग शब्द को पुरानी हर्मिस भाषा में दोहराया। जैसे ही सुई बुकमार्क से टकराई, ऑड्री को एक जबरदस्त मैजिकल रेजिस्टेंस महसूस हुआ, जैसे कोई इनविजिबल शील्ड उसे रोक रही हो। बिंगो, बुकमार्क वाकई में कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, लेकिन वो रेजिस्टेंस बस एक पल के लिए था और सुई ने बुकमार्क में एक छोटा सा, लगभग ना दिखने वाला छेद कर दिया। ऑड्री ने दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं की और बुकमार्क को वापस रख दिया। इसके बाद मौके का फायदा उठाकर उसने जानबूझकर अपना ईयरिंग जमीन पर गिरा दिया और बोली, ओह सॉरी, मेरा ईयरिंग गिर गया। एक मेड ने आकर ईयरिंग उठाया और उसे वापस पहना दिया। ये छोटा सा ड्रामा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला, यहाँ तक कि वो बियॉन्डर गार्ड मैक्स भी कुछ नोटिस नहीं कर पाया। मिशन सक्सेसफुल हो चुका था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। इसके बाद भी ऑड्री ने अपनी एक्टिंग जारी रखी और बाकी हॉल्स में भी वैसी ही क्यूरियोसिटी दिखाती रही और म्यूजियम से निकलकर घर पहुंचने के बाद उसने मौका देखकर द फूल का ऑनरिफिक नाम लिया और उन्हें रिपोर्ट किया, मैंने आपके ब्लेस्ड का काम कर दिया है और मैंने उस बुकमार्क को थोड़ा डैमेज कर दिया है। उसमें सच में एक एबनॉर्मल रिएक्शन था। तो भाई, पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि क्लेन ने एक खतरनाक प्लान बना लिया था और अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है ग्रे फॉग के ऊपर। क्लेन को मिस जस्टिस का जवाब मिलता है और वो पहले तो खुश होता है, लेकिन फिर एकदम हैरान रह जाता है। उसका रिएक्शन था, यार मिस जस्टिस कुछ ज्यादा ही एफिशिएंट नहीं है। मतलब सोचो, उसने दोपहर में ही तो एहसान दिया था और शाम होते वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो गया, और वो भी म्यूजियम के बंद होने के बाद। टेलीपैथिस के पास तो घुसपैठ करने जैसी कोई खास एबिलिटीज भी नहीं होती, तो उसने ये किया कैसे? यहाँ क्लेन को रियलाइज होता है कि मिस जस्टिस की फैमिली का इन्फ्लुएंस शायद उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। खैर, वो इस बात से भी राहत की सांस लेता है कि वेरिफिकेशन के दौरान कोई अजीब घटना नहीं हुई, वरना मिस जस्टिस को वो कार्ड अथॉरिटीज को सौंपना पड़ता और क्लेन का पूरा प्लान वहीं खत्म हो जाता। इस सब के बीच मिस जस्टिस एक और सवाल पूछती है, मिस्टर फुल, आखिर उस बुकमार्क में ऐसा क्या सीक्रेट है? क्लेन मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, अरे सीक्रेट ये है कि उसके अंदर एक कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी छुपा है। लेकिन वो फैसला करता है कि अभी मिस जस्टिस को पूरी सच्चाई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा सच जानकर शॉक हो गई और अजीब बिहेव करने लगी तो उस पर शक हो सकता है। तो अब जब कार्ड कंफर्म हो गया था, क्लेन ने डिसाइड किया अब और इंतजार नहीं करना है
एक्शन आज रात ही होगा। अब वो अपने प्लान को फाइनल टच देने लगता है और म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर का लेआउट अपने दिमाग में बनाता है। उसका पहला प्लान कि म्यूजियम में घुसेगा, असली बुकमार्क चुराएगा और उसकी जगह एक बिल्कुल वैसा हीकली बुकमार्क रखने चले ताकि किसी को पता ही न चले। स्मार्ट प्लान है ना? लेकिन फिर उसे एक बहुत ही जरूरी बात याद आती है। अगर फ्यूचर में वो नकली बुकमार्क पकड़ा गया तो सबसे पहला शक किस पर जाएगा? ऑफ कोर्स मिस जस्टिस पर, क्योंकि वही आखिरी इंसान थी जिसने उसे टच किया था। और यहाँ में क्लेन का असली कैरेक्टर देखने को मिलता है। वो एक ट्रेजर के लिए अपने दोस्त को खतरे में नहीं डाल सकता, तो वो अपना प्लान चेंज करता है और ये प्लान पहले वाले से भी ज्यादा ब्रिलियंट था। अब वो सिर्फ बुकमार्क नहीं बल्कि उसके आसपास की कुछ और चीजें भी चुराएगा, जैसे कुछ हल्की फुल्की किताबें। इससे ये एक नॉर्मल चोरी लगेगी, एक टारगेटेड हाइस नहीं, और मिस जस्टिस पूरी तरह से सेफ रहेगी। प्लान फाइनल करने के बाद क्लेन अपनी तैयारी में लग जाता है और सही समय का इंतजार करता है, रात के 9 बजे के बाद, लेकिन आधी रात से पहले। ये टाइमिंग भी बहुत सोच समझकर चुनी गई थी, क्योंकि उस वक्त बैकलैंड में सीरियल किलिंग्स की वजह से कर्फ्यू जैसा माहौल था। जल्दी एक्शन लेने पर लोग जागे होते और ज्यादा देर करने पर सड़कों पर सन्नाटा होता, जिससे वो आसानी से पकड़ जा सकता था। तो वो पहले ईस्ट बोरो जाता है, अपना हुलिया बदलता है और फिर बार बार कैरिज बदलकर म्यूजियम के पास वाले इलाके में पहुंचता है ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर सके, बिल्कुल एक प्रोफेशनल स्पाई की तरह। वैसे उसका एक और आइडिया था कि वो स्पिरिट बॉडी बनकर सीधा म्यूजियम तक उड़कर चला जाए, जो बहुत तेज और आसान होता, लेकिन उसने ये प्लान भी ड्रॉप कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि बैकलैंड में एक से बढ़कर एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स रहते हैं और हो सकता है कोई अपनी पावर से पूरे शहर पर नजर रखे हो। ऐसे में एक उड़ती हुई स्पिरिट बॉडी आसानी से पकड़ी जा सकती थी। इससे पता चलता है कि क्लेन कितना ज्यादा कॉशियस और समझदार है। वो डिवाइनेशन के नतीजों पर अंधा भरोसा नहीं का बल्कि अपना दिमाग भी यूज करता है। अब सीन शिफ्ट होता है रॉयल म्यूजियम पर, जहां सिक्योरिटी एकदम टाइट थी। छत पर 4 गार्ड्स और नीचे अलग अलग टीमें पेट्रोलिंग कर रही थीं। और रोजेल की डायरी वाले एग्जीबिशन हॉल में तो मशीनरी हाइव माइंड की एक स्पेशल टीम तैनात थी, जिसका कैप्टन था मैक्स लिवरमोर। उनके पास एक बहुत ही खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट भी था। ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक से बना म्यूजियम का एक मिनिएचर मॉडल था, और अगर कोई भी अनजान शख्स म्यूजियम में घुसता तो ये मॉडल तुरंत श्रिंक हो जा, मतलब अलार्म बज जाता। अंदर घुसना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इस सब के बीच हमारा हीरो क्लेन म्यूजियम के पास की एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वो अपनी मास्टर की का इस्तेमाल करके चुपके से एक घर के किचन में घुसता है और फिर एक स्टोरेज रूम में चला जाता है। वहां जाकर वो सबसे पहले होली नाइट पाउडर का इस्तेमाल करके उस कमरे को पूरी तरह से साउंड प्रूफ कर देता है ताकि अंदर की कोई भी आवाज बाहर न जा सके। फिर वो एक कैंडल जलाकर एक रिचुअल करता है, खुद को समन करता है और ग्रे फॉग के ऊपर से खुद को रेस्पॉन्ड करता है। 1 मिनट से भी कम टाइम में क्लेन अपनी बॉडी के सामने एक स्पिरिट के रूप में तैर रहा था। उसने अपनी स्पिरिट बॉडी को स्टेबल और मजबूत करने के लिए एजिक कॉपर विसल कोकड़ा अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का अपीयरेंस भी थोड़ा सा बदल लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। ये सब करने के बाद उसने सड़क से खरीदी हुई एक नॉर्मल माचिस की डिब्बी उठाई और स्पिरिट फॉर्म में रूम से बाहर निकल गया। एक्शन टाइम शुरू हो चुका था। वो एक असली भूत की तरह दीवारों और घरों के आर पार होता हुआ फाइनली रॉयल म्यूजियम के बाहर पहुंच गया। स्पिरिट विजन की जरूरत ही नहीं थी। इस स्टेट में उसे गार्ड्स का ऑरा और उनके इमोशंस साफ साफ दिख रहे थे। वो जानता था कि म्यूजियम के अंदर मशीनरी हाइव माइंड के लोग हो सकते हैं, इसलिए वो बहुत सावधानी से परछाइयों में छिपता हुआ आगे बढ़ा। छत पर मौजूद गार्ड्स को उसकी भनक तक नहीं लगी। क्लेन को अपनी स्पिरिचुअल परसेप से महसूस हो रहा था कि म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पर कोई मिस्टीरियस पावर फैली हुई है, जो कि उस सील्ड आर्टिफैक्ट का असर था। इसलिए वो सीधा एग्जीबिशन हॉल में नहीं घुसा। उसने अपने प्लान के मुताबिक पहले म्यूजियम का चक्कर लगाया और रोजेल की डायरी वाले हॉल के पास जो वॉशरूम था, उसके वेंटिलेशन से वो माचिस की डिब्बी अंदर फेंक दी। ये उसके डिस्ट्रैक्शन प्लान का पहला स्टेप था, और इसके बाद वो सीधा उड़कर सेकंड फ्लोर पर चला गया। चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है और हमें एक जबरदस्त क्लिफहैंगर पर छोड़ देता है कि आखिर क्लेन उस माचिस की डिब्बी से क्या करने वाला है। तो भाई, पिछले चैप्टर में क्लेन ने म्यूजियम में घुसपैठ करने का पूरा प्लान बना लिया था। अब इस चैप्टर में एक्शन शुरू होने वाला है और ये किसी हॉलीवुड हीस्ट मूवी से कम नहीं है। तो सीन शुरू होता है रॉयल म्यूजियम के उस एग्जीबिशन हॉल से जहां रोसेल की डायरी रखी हुई थी। वहां पर मशीनरी हाइव माइंड के 2 मेंबर्स पहरा दे रहे थे। एकदम अचानक उन्हें एक खट की आवाज सुनाई देती है। दोनों एक साथ उस सील्ड आर्टिफैक्ट की तरफ देखते हैं जो कांच के डिस्प्ले केस के ऊपर रखा था। ये आर्टिफैक्ट बेसिकली म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोटा सा लाइव मॉडल था जो सब कुछ मॉनिटर करता था। और उस मॉडल के अंदर वॉशरूम वाली जगह पर एक ग्रे डॉट लगातार फ्लैश हो रहा था। एक मेंबर तुरंत जज करता है, नजदीकी वॉशरूम में कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई बेजान चीज। ये सुनकर दूसरा मेंबर थोड़ा रिलैक्स होता है और अंदाज लगाते हुए बोलता है, कहीं हवा से उड़कर कोई सूखा पत्ता तो नहीं आ गया? पहला वाला कहता है, हो सकता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि जब सिक्योरिटी गार्ड्स पास से गुजरेंगे तो उनसे चेक करवा लेंगे, क्योंकि उनके कैप्टन का सख्त ऑर्डर था, कुछ भी हो जाए इस हॉल को छोड़कर कहीं नहीं जाना, खासकर अकेले तो बिल्कुल नहीं। ये प्रोटोकॉल उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था,
जो दिखाता है कि ये लोग कितने डिसिप्लिन्ड हैं। अब सीन शिफ्ट होता है म्यूजियम के सेकंड फ्लोर पर, जहां हमारा हीरो के एक भूत की तरह तैर रहा था। वो अपनी स्पिरिट बॉडी फॉर्म में था, दीवारों के आर पार जा सकता था, बिल्कुल इनविजिबल। वो धीरे धीरे नीचे फर्स्ट फ्लोर पर चल रही एक्टिविटी को सेंस कर रहा था। जैसे ही उसकी और नीचे वॉशरूम की सीधी दूरी लगभग 30 मीटर्स हुई, उसने अपना हाथ उठाया और एक चुटकी बजाई, एकदम साइलेंटली, बिना किसी आवाज को। बूम! नीचे वॉशरूम में रखी माचिस की डिब्बी एक हल्के धमाके के साथ फट जाती है। उससे एक चिंगारी निकलती है और पास पड़े पेपर टॉवल, एक पौधे और लकड़ी के दरवाजे में आग लगा देती है। यह था क्लेन का डाइवर्जन प्लान, सिंपल लेकिन जीनियस। वो ग्रे डॉट जो आर्टिफैक्ट में दिखा था, वो यही माचिस की डिब्बी थी जिसे क्लेन ने पहले से वहां प्लांट किया था। आग भले ही छोटी थी, लेकिन म्यूजियम के अंदर आग लगना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अलार्म था। आसपास के सिक्योरिटी गार्ड्स आवाज सुनकर फौरन उस तरफ भागे। एग्जीबिशन हॉल में बैठे दोनों मशीनरी हाई माइंड के मेंबर्स ने भी अपने मॉडल में आग की लपटें देख ली। उनका पहला रिएक्शन था कि वो भी भागकर वहां जाएं, आग बुझाएं और जो भी घुसपैठिया उसे पकड़ें। लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 कदम उठाए, वो रुक गए। उन्हें अपने कैप्टन के शब्द याद आ गए, किसी भी हालत में रोसेल की नोटबुक को अकेला नहीं छोड़ना। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फौरन अपने बेयोंडर वो फाइपन्स के निकाल रेडी थे। इसी बीच मैक्स लिवरमूर, जो फर्स्ट फ्लोर पर पेट्रोलिंग कर रहा था, उसने भी हंगामा नोटिस किया, लेकिन उसका दिमाग अलग चला। उसने सोचा कि आइटम्स की सेफ्टी घुसपैठिए को पकड़ने से ज्यादा जरूरी है, तो वो आग की तरफ नहीं बल्कि सीधा रोसेल की डायरी वाले एग्जीबिशन हॉल की तरफ भागा। उसे पूरा यकीन था कि घुसपैठिया म्यूजियम के सील्ड आर्टिफैक्ट के असर में फंस चुका होगा और आसानी से भाग नहीं पाएगा। वो मन ही मन सोच रहा था, एक बार अंदर आ गए तो तुम जाल में फंसे शिकार की तरह हो। अब तक क्लेन सेकंड फ्लोर से नीचे फर्स्ट फ्लोर पर सीधे उस स्टडी के ऊपर चुका था जहां डायरी रखी थी। वो सीधे नीचे नहीं कूदा, पहले उसने जमीन पर लेटकर अपनी स्पिरिचुअल सेंस से नीचे देखने की कोशिश की, कोई है तो नहीं। कुछ कंफर्म न होने पर वो धीरे से सीलिंग के आर पार हो गया। अगले ही पल हॉल के क्रिस्टल शैंडेलियर पर एक हल्का सा, लगभग इनविजिबल इंसानी चेहरा उभरता है। ये क्लेन था, जो ऊपर से पूरे हॉल का जायजा ले रहा था। कोई बेयोंडर या सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। ये कंफर्म करते ही वो नीचे उतरा और सीधा रोसेल की डायरी वाले ग्लास केस के सामने आ गया। यहाँ क्लेन ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया, जो उसकी फोरसाइट को दिखाता है। उसने सिर्फ वो असली वाला जादुई बुकमार्क नहीं उठाया, उसने 2 बुकमार्क्स उठाए, एक असली वाला और एक बिल्कुल नॉर्मल वाला, जो बच्चों की ड्राइंग जैसा दिखता था। ऐसा उसने इसलिए कि ताकि बाद में अगर कोई पावरफुल बेयोंडर मैजिक से सीन को रिकंस्ट्रक्ट करे तो उसे ये न पता चले कि चोर को पहले से पता था कि कौन सा बुकमार्क असली है। इससे मिस जस्टिस पर कोई शक नहीं आएगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही बुकमार्क को छुआ था। क्या दिमाग लगाया है भाई। उसने एजिक के कॉपर विसल की मदद से ग्लास केस के आर पार हाथ डाला और दोनों बुकमार्क्स को अपनी स्पिरिट बॉडी में लपेट लिया। काम होते ही क्लेन का दिल शांत हो गया, अब वो रिलैक्स था। फिर उसने सोचा कि चलो बाकी बुकमार्क्स भी उठा लेता हूं ताकि चोरी और असली लगे। लेकिन तभी वाह वाह, पूरे हॉल में एक बच्चे के रोने की तेज और भयानक आवाज गूंजने लगी। ये आवाज इतनी अजीब थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो, पर कानों में चुभ रही थी। इस आवाज को सुनते ही क्लेन की स्पिरिट बॉडी जम गई, जैसे किसी झील का पानी अचानक एक्सट्रीम ठंड से बर्फ बन जाता है। वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। और ये तो बस शुरुआत थी। बच्चे के रोने की आवाज साथ क्लेन के चारों तरफ हवा में काले रंग की दरारें बनने लगी, जैसे किसी लोहे के पिंजरे की सलाखें हों। और पलक झपकते ही एक दरार खुली और उसके अंदर से खून से सनी एक आंख बाहर झांकने लगी। उस आंख के सेंटर में एक गहरा प्यूपिल था, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे सद कीड़े रेंग रहे थे। 1 2 3 एक एक करके सारी दरारें खुली और उनमें से ऐसी ही डरावनी आंखें क्लेन को घूरने लगी। इन आंखों के आते ही आसपास का सब कुछ जम गया, यहाँ तक कि स्पिरिट वर्ल्ड से क्लेन का कनेक्शन भी कमजोर पड़ गया। तुमने सिर्फ बुकमार्क्स ही क्यों उठाए? एक सॉफ्ट लेकिन बिना किसी इमोशन वाली फीमेल आवाज क्लेन के कानों में पड़ी। क्लेन ने देखा कि पास में ही एक ऊंची बुककेस की सीढ़ियों के टॉप पर अंधेरे में कोई बैठा है। एक परछाई जिसने काले लेदर के बूट्स पहने हुए शॉक में था। मैंने इसकी मौजूदगी को बिल्कुल भी सेंस नहीं किया। ये मशीनरी हाइव माइंड की कोई पावर हाउस है, नहीं कोई हाई सीक्वेंस बेयोंडर हो सकती है। उस फिगर ने दोबारा पूछा, तुमने सिर्फ बुकमार्क्स क्यों उठाए? तुम्हें ये कहां से पता चला कि सिर्फ बुकमार्क्स लेने हैं? इस बार आवाज में थोड़ी सख्ती थी और वो डरावनी आंखें और बड़ी होने लगी, जैसे वो पूरे स्पेस को निगल जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा करती, क्लेन के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई और अगले ही पल उसकी लगभग ट्रांसपेरेंट स्पिरिट बॉडी गायब हो गई, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। सिर्फ क्लेन ही नहीं, एजिक का विसल और दोनों बुकमार्क्स भी उसके साथ गायब हो गए। अब सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? तो सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं ग्रे फॉग के ऊपर बने उस आलीशान महल में। क्लेन की फिगर अचानक उस लंबी टेबल के टॉप पर दिखाई देती है। वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठता है और हंसते हुए कहता है, अच्छा हुआ, मैं पहले से तैयार था। यहाँ पर क्लेन का मास्टर प्लान रिवील होता है। इसकी स्पिरिट बॉडी उसकी अपनी बेयोंडर पावर नहीं थी, ये असल में एक रिचुअल का रिजल्ट था जिसने खुद को ही समन किया था। और इस रिचुअल की पावर ग्रे फॉग वाले मिस्टीरियस स्पेस से आती थी, जो गॉड्स तक की पावर को ब्लॉक कर सकता है।
तो जब तक कोई उसे एक झटके में मार न दे या बेहोश न कर दे, वो बस समनिंग को एंड करे कभी भी कहीं से भी वापस ग्रे फॉग में लौट सकता था। यह था उसका अल्टीमेट एस्केप प्लान। वापस म्यूजियम में सीढ़ियों पर बैठी वो औरत चुपचाप उस जगह को देखती रही जहां क्लेन था। बच्चे के रोने की आवाज और वो आंखें सब गायब हो चुकी थीं। कुछ देर बाद वो औरत भी वहां से गायब हो गई, जैसे कभी थी नहीं। उधर मैक्स जब हॉल में पहुंचा और अपने साथियों से बात के सील्ड आर्टिफैक्ट को चेक किया तो वो हैरान रह गया। आर्टिफैक्ट के हिसाब से लोगों का नंबर बड़ा ही नहीं था, मतलब घुसपैठिया फिजिकली वहां आया ही नहीं था। मैक्स वहीं जम गया, उसे समझ ही नहीं आखिर हुआ क्या। और दूसरी तरफ शहर में एक अमीर व्यापारी के स्टोर रूम में क्लेन की आंखें खुलती हैं। मिशन सक्सेसफुल। उसने फटाफट रिचुअल की जगह साफ की, सारी गंध मिटाई और वहां से निकल गया। वो अपनी मास्टर की का इस्तेमाल करके दीवारों के आर पार हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद वो एक घर के अंदर पहुंचता है और वहां उसे खून की तेज बदबू आती है। उसने देखा कि लिविंग रूम में एक औरत की लाश पड़ी है जिसके पेट पर एक बड़ा घाव है और उसके अंदरूनी अंग गायब हैं। और तभी क्लेन को किसी के घुने की आवाज सुनाई देती है। एक मिस्ट्री सॉल्व हुई नहीं कि दूसरी सामने आ खड़ी हुई। तो भाई, पिछले चैप्टर में क्लेन म्यूजियम से चोरी करने निकला था, लेकिन उसकी मास्टर की ने उसे ऐसी जगह लाकर छोड़ दिया उसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और अब यहां से शुरू होती है इस कहानी की सबसे थ्रिलिंग और खतरनाक रातों में से एक। जैसे ही क्लेन एक घर के अंदर एंटर करता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने सीन देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। यह था 12वां केस। यह उसी डेविल सीरियल मर्डर का काम था। लिविंग रूम में एक फीमेल कॉप्स पड़ी थी और उसका पेट पूरी तरह से खाली था, जैसे किसी ने अंदर के सारे ऑर्गन्स निकाल लिए हों। और उस लाश के पास बैठा था एक बड़ा सा काला कुत्ता, जिसके मुंह में अभी भी खून से सनी हुई इंटेस्टाइन और मांस के टुकड़े थे। उसके दांतों पर पुराने खून के गहरे लाल निशान थे, जैसे वो बहुत टाइम से इंसानी मांस खा रहा हो। यह नजारा इतना भयानक था कि एक पल के लिए क्लेन का दिमाग सुन्न हो गया। और जैसे ही उस काले कुत्ते की नजर क्लेन पर पड़ती है, वो एक गहरी आवाज में गुर्राता है। क्लेन को तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई नॉर्मल जानवर नहीं है, एक सीक्वेंस 6 डेविल है। एक ऐसा डेविल जो एडवांस होने के बहुत करीब है, मतलब अपनी पावर के पीक पर है। और सबसे बुरी बात यह थी कि क्लेन ने आज जो भी तैयारियां की थी वो इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। और इससे पहले कि क्लेन कुछ सोच पाता, उस काले कुत्ते की बॉडी अचानक से बड़ी होने लगती है। देखते ही देखते वो 2 से 3 मीटर लंबे एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसकी पीठ पर चमगादड़ जैसे बड़े बड़े पंख निकल आते हैं और उसके कानों के पास रहस्यमयी पैटर्न वाले बकरी जैसे सींग उग जाते हैं। उसकी बॉडी से लाल और नीले रंग की आग की लपटें निकलने लगती हैं और पूरे कमरे में सल्फर की तेज बदबू फैल जाती है। यह सीन किसी बुरे सपने जैसा था, मतलब फुल ऑन डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान होता था तो डर के मारे वहीं जम जाता, लेकिन अपना क्लेन स्मार्ट है। उसने सिचुएशन को समझा और तुरंत फैसला किया कि यहाँ लड़ना बेवकूफी है, यहाँ से सिर्फ भागा जा सकता है। तो पीछे हटने की बजाय वो उल्टा उस डेविल की तरह एक कैनन बॉल की तरह शूट करता है। डेविल भी पूरी स्पीड से उस पर झपटता है और अपने तेज पंजों से अटैक करता है, लेकिन उसके पंजे क्लेन की बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जैसे वो हवा को चीर रहे हों। यह सिर्फ एक इल्यूजन था, एक धोखा जो क्लेन ने क्रिएट किया था। असली क्लेन तो जमीन पर रोल करके खिड़की तरफ पहुंच चुका था और अपने हाथ से जमीन पर प्रेशर डालकर वो हवा में उड़ता है और सीधा कांच तोड़कर बाहर छलांग लगा देता है। उसका प्लान क्लियर एस्केप। यह देखकर उस डेविल की आंखें लावा की तरह जलने लगती हैं। गुस्से में वो अपना मुंह खोलता है और डेविल लैंग्वेज में एक शब्द बोलता है। इस कर्स का असर इतना पावर था कि क्लेन की बॉडी हवा में ही अचानक रुक जाती है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके दिल को कसकर पकड़ लिया हो। गेम ओवर लग रहा था, लेकिन तभी हवा में जमी हुई क्लेन की फिगर एक पतले से कागज के पुतले में बदल जाती है, जिस पर लाल रंग का जंग लगा हुआ था। यह था फिगरिन सब्स्टिट्यूट। क्लेन ने अपनी सेफ्टी के लिए यह पहले से ही तैयार कर रखा था और आज इसी ने उसकी जान बचाई। असली क्लेन कांच के टुकड़ों के साथ बाहर सड़क पर जाकर गिरता है और वो कागज का पुतला धीरे धीरे जलकर राख हो जाता है। देखा, क्लेन की सावधानी और प्लानिंग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन डेविल हार मानने वालों में से नहीं था। वो भी खिड़की पर कूदता है और अपने मुंह से एक लाल नीले रंग का फायरबॉल क्लेन की तरफ फेंकता है। क्लेन जमीन पर गिरते ही फिर से एक रोल करता है और फायरबॉल उसके बगल में जाकर गिरता है, लेकिन वो तुरंत फटता नहीं, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे रोका। जैसे ही क्लेन थोड़ा दूर होता है, एक जोरदार धमाका होता है और आसपास के पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। अब डेविल उसका पीछा करने ही वाला था कि क्लेन ने अपना सबसे पावरफुल और सबसे अनएक्सपेक्टेड वेपन यूज किया, जिसमें कोई बियॉन्डर पावर नहीं थी। वो एक आम इंसान की तरह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, मर्डर, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज में जैसे स्पेशल इफेक्ट्स लग गए थे और वो पूरी गली में गूंजने लगी। उसने सो रहे लोगों को जगा दिया और 2 गली दूर पेट्रोलिंग करे पुलिस वालों के कानों तक भी पहुंच गई। यह एक जीनियस मूव था। डेविल जो सीक्रेटली अपना काम करता था, वो इतना अटेंशन बिल्कुल नहीं चाहता था। तो एक सेकंड सोचने के बाद वो वापस कमरे में चला जाता है ताकि सीन को क्लीन अप कर और सबूत मिटा सके। और इसी मौके का फायदा उठाकर क्लेन वहां से गायब हो जाता है। वो पास के एक घर की चिमनी में फ्लेम कंट्रोलिंग पावर यूज के टेलीपोर्ट करता है और फिर मास्टर की का इस्तेमाल करके दरवाजों और दीवारों के आर पार होता हुआ एक दूसरी डायरेक्शन में भाग जाता है।
भागते भागते वो अपने ऊपर अमाथा एक्सट्रैक्ट भी डाल लेता है ताकि डेविलनी सूंघने की शक्ति से उसे ट्रैक ना कर पाए। आखिरकार जब वो काफी दूर एक चौराहे पर पहुंचता है तब जाकर वो एक किराए की गाड़ी है। जब गाड़ी रात के अंधेरे में कुछ दूर निकल जाती है तब जाकर क्लेन राहत की सांस लेता है। उसे यकीन हो जाता है कि अब डेविल उसे पकड़ नहीं पाएगा। वो मन ही मन सोचता है, यह मास्टर की सच में बहुत अजीब है। मैं तो रास्ता ही भटक गया और सीधा मर्डर सीन पर पहुंच गया। आगे से इसे बहुत सावधानी से यूज करना होगा। लेकिन भाई यह थ्रिलिंग रात अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक क्लेन का दिल जोर से धड़कता है और उसके दिमाग में एक इमेज बनती है। आसमान से मटर की बेलें नीचे लटक रही हैं और एक घना जंगल बना रही हैं और उसकी गाड़ी उसी अजीब रास्ते पर चल रही है। यह नॉर्मल नहीं था। बिना एक पल सोचे क्लेन गाड़ी से बाहर कूदने के लिए खिड़की की तरफ लगता है, लेकिन गाड़ी जोर से हिलती है और वो पीछे जा गिरता है। आसपास एकदम खामोशी छा जाती है। घोड़ों के टापों की आवाज भी बंद हो जाती है। क्लेन खिड़की से बाहर देखता है तो पता चलता है कि उसकी गाड़ी सच में हवा में मटर की बेलों से बने एक रास्ते पर चल रही है। तभी गाड़ी रुकती है और बाहर उसे एक झूले पर किसी के पैर लटकते हुए दिखाई देते हैं और फिर एक जेंटल लेकिन बिना इमोशन वाली आवाज उसके कानों में पड़ती है। तुम वहां क्या कर रहे थे? यह वही औरत थी जो उसे म्यूजियम में मिली थी, एक सस्पेक्टेड हाई सीक्वेंस बियॉन्डर। क्लेन का दिमाग तूफान की तेजी से चलने लगता है। वो समझ जाता है कि इस औरत ने मदद की पुकार सुनी और चेक करने आई होगी। और अच्छी बात यह थी कि उसने क्लेन को पहचाना नहीं, क्योंकि उसने एजिक के कॉपर विसल से अपना भेस बदल रखा था। यहाँ पर क्लेपना बेस्ड एक्टिंग मोड ऑन करता है। वो जानबूझकर घबराया हुआ सा साउंड करता है और कहता है, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मैं और मेरे दोस्त हाल ही में हो रहे सीरियल मर्डर्स की जांच कर रहे हैं। मेरे पास मास्टर की नाम का एक मिस्टिकल आइटम है। यह दरवाजे खोल सकता है, लेकिन यह होल्डर को रास्ता भटका देता है और इसी वजह से मैं गलती से क्राइम पर पहुंच गया। मैं उस मर्डरर का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए मदद के लिए चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। उसने जो भी कहा वो सब सच था, बस थोड़ा तोड़ मरोड़ कर। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने सबसे कीमती आइटम्स जैसे एजिक का विसर और बुकमार्क्स पहले ही ग्रे फॉग के ऊपर छोड़ दिए थे। उसकी यह सावधानी एक बार फिर उसकी जान बचा लेती है। वो औरत अपनी पावर से इंस्पेक्ट करती है, लेकिन उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। एक लंबी और टॉर्चर करने वाली खामोशी के बाद वो औरत की आवाज फिर से आती है। उस चाबी में एक तरह का कर्स है, जब तक बहुत जरूरी ना हो उसे इस्तेमाल मत करना। और जैसे ही वो यह कहती है, आसपास पूरा सीन बदल जाता है। मटर की बेलें, हवा का रास्ता सब गायब हो जाता और गाड़ी वापस बैक उनकी सड़कों पर चल रही होती है। जब क्लेन अपने सेफ हाउस पहुंचता है तब जाकर उसकी जान में जान आती है। वो बस इतना ही सोचता है, आज की रात सच में बहुत थ्रिलिंग थी और ये सारी मुसीबतें उस मास्टर की वजह से हुई। अगली सुबह वो न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखता है, 12वां केस, डेविल फिर से सामने आया। और म्यूजियम में एक चोरी की खबर एक छोटे से कोने में छपी थी, जिसका किसी ने नोटिस भी नहीं किया। आखिरकार वो ग्रे फॉग के ऊपर जाता है। इतने खतरे, इतनी मुश्किलों के बाद उस बुकमार्क को अपने हाथ में उठाता है जिसे उसने चुराया था, जिसमें एम्परर रोजेल की इमेज थी। वो धीरे से उसे सहलाता है और मन में सोचता है, तुम्हें हासिल करना सच में आसान नहीं था। तो भाई, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मिस जस्टिस ने क्लेन को एक बुकमार्क दिया था जो ऊपर से तो एकदम नॉर्मल लग रहा था। बुकमार्क पर रॉसेल की एक मिड एज की तस्वीर बनी हुई थी, जैसी एग्जीबिशन में हर जगह लगी थी। क्लेन उसे बार बार पलटकर चेक करता है और उसे एक छोटा सा छेद मिलता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये वही बुकमार्क है जिसे मिस जस्टिस ने वेरीफाई किया था। अब बारी थी इसे अनलॉक करने की। तो सबसे पहले क्लेन अपनी स्पिरिचुअलिटी को यूज करने की कोशिश करता है। उसे बुकमार्क के अंदर डालने की कोशिश करता है, पर भाई कुछ नहीं होता। जैसे किसी आम चीज पर स्पिरिचुअलिटी बस बहकर निकल जाती है, वैसे ही हुआ। यहाँ क्लेन सोचता है, ये बात सही भी है। रॉसेल चाहता था कि कोई किस्मत वाला इसे ढूंढे, जरूरी नहीं कि वो कोई बियॉन्डर ही हो। तो अब वो दूसरे तरीके आजमाता है। वो फेसाक लैंग्वेज में धीरे से बोलता है, पायरेट किंग। उसे लगा कि रॉसेल क्योंकि एक ट्रांसमाइग्रेटर था तो पक्का कोई ने मीम वाला रेफरेंस यूज किया होगा, पर अफसोस बुकमार्क पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर यही वर्ड्स अलग लैंग्वेजेस में ट्राई किए, जैसे इंटेस लोएन, सब में ट्राई मारा, पर रिजल्ट 0। मेरे हिसाब से ये सीन काफी फनी था, क्योंकि क्लेन अपने जैसे किसी दूसरे ट्रांसमाइग्रेटर की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेल हो गया। उसने सोचा कि शायद यंग रॉसेल जोक्स मारता होगा, लेकिन जब उसने ये कार्ड बनाया तब वो एक बूढ़ा और डेस्परेट इंसान था। और लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। तो अब क्लेन ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उसने एक पेन और पेपर निकाला और अपनी पूरी थॉट प्रोसेस को लिखना शुरू किया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। उसने सोचा, रॉसेल ये कार्ड्स बना रहा था तो वो गुस्से में था, डेस्परेशन में था और उसका ह्यूमर भी काफी अजीब था। तो अनलॉक करने का तरीका ऐसा नहीं हो सकता बहुत मुश्किल हो, बल्कि ऐसा होगा जो कोई इंसान गलती से बातों बातों में बोल दे और बूम उसे जैकपॉट मिल जाए। ये रॉसेल के अजीब ह्यूमर से बिल्कुल मैच करता था। इस लॉजिक के हिसाब से हर कार्ड का अनलॉकिंग मंत्र अलग अलग होना चाहिए। एक ही मंत्र सब पर काम नहीं कर सकता। ये रॉसेल का स्टाइल नहीं था। अब सवाल यह था कि इस कार्ड का मंत्र क्या है। क्लेन ने पहले तो वो वर्ड्स हटा दी जो रोज यूज होते हैं। फिर उसने रॉसेल की उस वक्त की मेंटल स्टेट में जाने की कोशिश की। गुस्सा, डेस्परेशन, स्ट्रगल। उसने अलग अलग लैंग्वेजेस में गालियां ट्राई की, उम्मीद से भरे वर्ड्स ट्राई किए,
पर कुछ नहीं हुआ, सब फेल। फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। एक डेस्परेट इंसान आखिरी वक्त में किस चीज को नहीं छोड़ना चाहेगा? उसकी वाइफ मटिल्डा? नहीं, रॉसेल उतना भी सेंटिमेंटल नहीं था। उसके बच्चे, हाँ ये हो सकता है। डायरी के हिसाब से वो अपनी सबसे बड़ी बेटी बर्नाडेट के सबसे ज्यादा करीब था, जो खुद भी मिस्टीरियस दुनिया का हिस्सा बनने वाली थी। बस यही था वो क्लू। क्लेन ने एक गहरी सांस ली और इंटेस लैंग्वेज में कहा, बर्नाडेट कुछ नहीं हुआ। उसने लोन और दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्राई किया, फिर भी फेल। फाइनली उसने एक गहरी आवाज में एंशिएंट फेसाक लैंग्वेज में कहा, बर्नाडेट। जैसे ही ये नाम उस खाली और शांत ग्रे फॉग में गूंजा, अचानक क्लेन को अपने हाथ में रखा बुकमार्क भारी महसूस हुआ और अगले ही पल वो बुकमार्क इनविजिबल भंवर में बदल गया और जोर जोर से क्लेन की मेंटल एनर्जी को खींचने लगा। किसी नॉर्मल इंसान के लिए ये बहुत ज्यादा होता, पर एक सीक्वेंस 7 मैजिशियन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। क्लेन ने आसानी से इसे सह लिया और फिर जो हुआ वो देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुकमार्क से धीरे धीरे एक तेज रोशनी निकलने लगी। रॉसेल की तस्वीर गायब हो गई और उसकी जगह एक नई इमेज आ गई। एक आदमी एक पुराने पत्थर के सिंहासन पर बैठा था, जिसके सिर पर कीमती पत्थरों से जड़ा एक काला ताज था। उसने काले रंग का आर्मर पहना था और उसके हाथ में एक राजदंड था। उसकी आंखें ठंडी और बेपरवाह थीं और उस कार्ड के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में सितारों की रोशनी से कुछ लिखा हुआ था, सीक्वेंस 0 ब्लैक एम। भाई साहब, सीक्वेंस 0 मतलब गॉड, भगवान। क्लेन का दिमाग हिल गया। इस कार्ड में सच में भगवान बनने के राज छुपे थे। इसके बाद वो कार्ड 3D हो गया, एक छोटी सी किताब की तरह। किताब अपने आप खुली और उसमें रॉसेल की अलग अलग इमेज के साथ पूरा पाथवे लिखा फेसाक में था। एंशिएंट्स 9 लॉयर, सीक्वेंस 8 बारबेरियन, सीक्वेंस 7 ब्राइबर, सीक्वेंस 6 बैरन ऑफ कप्शन। ऐसे करते करते पूरा रास्ता सीक्वेंस 1 प्रिंस ऑफ अबॉलिशन तक और फाइनली सीक्वेंस 0 ब्लैक एम्परर तक क्लेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सच में भगवान बनने का एक पूरा ब्लूप्रिंट था और भगवान बनने का रिचुअल तो और भी क्रेजी था। ब्लैक परर बनने के लिए आपको अपना खुद का एक देश बनाना होता है, अपने नाम को एम्पर के टाइटल से जोड़ना होता है ताकि हर नागरिक आपको उसी नाम से जाने। फिर आपको अजीब और मुश्किल नियम बनाने होते हैं और अपने नागरिकों से चुपके से पिरामिड जैसे 9 मकबरे बनवाने होते हैं। और जब ये सब हो जाए तब आप उन 9 मकबरों में से एक के अंदर जाकर सीक्वेंस 0 का पोषण पीते हैं। इससे भी भयानक बात यह थी कि एक बार आप ब्लैक एम्परर बन गए तो आपको मारना लगभग नामुमकिन है। जब तक वो 9 मकबरे आप सच में मर नहीं सकते। अगर कोई आपको मार भी दे तो आप किसी दूसरे मकबरे से वापस जिंदा हो सकते हैं। मतलब एक तरह से मौत के खिलाफ एक लूपहोल, और उसे पूरी तरह से खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक नया ब्लैक एम्परर पैदा हो। रॉसेल ने कार्ड के आखिर में लिखा था, यही एक देवता है। नश्वर इंसान देवताओं से नहीं लड़ सकते, यहाँ तक कि फरिश्ते भी नहीं। क्लेन को यह भी पता चला कि अगर किसी पाथवे का सीक्वेंस 0 यानी गॉड मौजूद है तो उस पाथवे में कोई नया सीक्वेंस 1 बियॉन्डर पैदा नहीं हो सकता। ये एक फंडामेंटल लॉ था। आप सोचो क्लेन के हाथ क्या लगा था। भले ही ये कार्ड उसके किसी काम का नहीं था क्योंकि वो सीयर पाथवे पर था, पर इसकी वैल्यू अनमोल थी। वो इसके फॉर्मूला बेचकर अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकता था। उसे याद आया कि ओल्ड मिस्टर आई ऑफ विजडम की बियॉन्ड गैदरिंग में एक लेडी बारबेरियन का फॉर्मूला ढूंढ रही थी। और सबसे बड़ी बात, अब टैरो क्लब के लीडर द फूल के तौर पर वो बस एक खोखला नहीं, अब उसके हाथ में भगवान बनने का एक पूरा रास्ता था। उसकी अथॉरिटी और मिस्ट्री अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। ये सब देखकर क्लेन को हंसी आ गई। उसने सोचा, रॉसेल कितना बड़ा नार्सिसिस्ट था, हर सीक्वेंस की इमेज में अपनी ही शक्ल लगा रखी है। फिर वो मजाक में सोचता है, मुझे सच में जानना है कि डिमोनेस पाथवे का कार्ड कैसा दिखता होगा। ये सब सोचने के बाद उसने दूसरा नॉर्मल बुकमार्क डिस्ट्रॉय कर दिया और आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गया। अब वो मिस जस्टिस को जवाब देने के लिए तैयार था। एक शांत आवाज में उसने वो रॉसेल का बनाया हुआ एक कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी था। तो कहानी शुरू होती है एम्प्रेस बोरो में अर्ल हॉल के घर के डाइनिंग रूम से। ऑड्रे अपनी फैमिली के साथ डिनर से पहले कर रही, जो कि उनकी रोज की परंपरा थी। जैसे ही वो प्रेज द गॉडेस बोलकर प्रेयर खत्म करती हैं, अचानक उसकी आंखों के सामने एक घना फॉग छा जाता है और उस फॉग के बीच उसे एक दूर खड़ी परछाई दिखती है जो मिस्टर फूल की थी। मिस्टर फूल अपनी दमदार आवाज में का बनाया हुआ एक कारोसेल कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी था। कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी, ये सुनते ही ऑड्रे पहले तो बहुत खुश होती है कि फाइनली मिस्टर फूल उसे रेस्पॉन्ड किया कि एम्परर रोसेल ने कार्ड से में 22 कार्ड्स का इसका एक सीक्रेट डेक बनाया। और उसे द हैंग्ड मैन से ये भी पता चला था कि इन कार्ड्स में डिवाइन बनने का यानी गॉड बनने का रास्ता छुपा हुआ है। अब उसे सब समझ आता। वह तो इसलिए इसे कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी कहते हैं क्योंकि इसमें गॉड बनने का सीक्रेट है। ये तो मिस्टीरियस वर्ल्ड का सबसे बड़ा खजाना होगा। ये सोचकर ही ऑड्रे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब उसे ये भी क्लियर हो जाता है कि मिस्टर फूल के ब्लेस ने मदद क्यों मांगी थी। वो बस ये कंफर्म करना चाहता था कि एक्शन लेने से पहले या नहीं, क्योंकि अगर वो गलती कर देता तो चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी को पता चल जाता कि उस बुकमार्क में इतना बड़ा राज छुपा है। मुझे लगता है ब्लेस ने बहुत स्मार्ट मूव लिया, पहले कंफर्म करो फिर अटैक करो। ऑड्रे सोच लगती है कि क्या वो कामयाब हुआ होगा। चर्च के बियॉन्डर्स ने तो कोई पूछताछ नहीं की, शायद वो अभी भी प्लानिंग कर रहा होगा। तभी उस घने फॉग के अंदर ऑड्रे को एक और धुंधली सी परछाई दिखती है
जो प्रेयर कर रही थी। वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली कर रहा था, ग्रेट फूल, प्लीज मेरी तरफ से उस ऑथेंटिटर को थैंक यू कहिएगा। उनकी वजह से मेरा ऑपरेशन बहुत स्मूथली हो गया। इसके लिए मैं रिवॉर्ड को बढ़ाकर 3000 पाउंड्स करने को तैयार हूं, जो कि बाकी बचे 5000 पाउंड्स में से काटे जा सकते हैं। ये सुनते ही ऑड्रे शॉक हो जाती है। वो कामयाब हो गया, इतनी जल्दी? लेकिन मैंने तो न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर देखा था। वहां तो एग्जीबिशन में किसी चोरी की कोई खबर ही नहीं थी। वहां तो बस सीरियल मर्डर के 12th विक्टिम की न्यूज़ थी। इसका मतलब मिस्टर फूल के ब्लेस्ड ने ना किसी को पता चले वो कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी वाला बुकमार्क हासिल कर लिया। भाई साहब, कितना कूल है ये। हमारे टायरो क्लब के पास एक पूरा इनपात है। ये सोचकर ऑड्रे को बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। वो मन ही मन सोचती है, मिस्टर फूल की ग्लोरी में एक दिन हम दुनिया की सबसे पावरफुल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। खैर, वो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करती है और अपने फादर अल हॉल से पूछती है, फादर आज न्यूज में कुछ खास है क्या? अल हॉल एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, उस डेविल ने एक और मासूम इंसान को मार दिया। ये 12th केस है और इस बार विक्टिम एक फेमस फैशन डिजाइनर थी। लेकिन शुक्र है, इस बार एक आई विटनेस था जिसने उस डेविल को क्राइम सीन पर देख लिया था। वो बेचारा इतना डर गया था कि गलियों में मर्डर बचाओ चिल्लाता रहा। और मजे की बात यह है कि उसके चिल्लाने से फायदा भी हुआ। डेविल ने उसका पीछा नहीं किया। अब पुलिस ने सस्पेक्ट की पहचान कर ली है और उसे ढूंढ रही है। ऑड्रे ये सुनकर मन ही मन सोचती है, एक तरफ शहर में ये सब हो रहा था और उसी रात मिस्टर फूल के ब्लेस्ड ने इतने हेवीली प्रोटेक्टेड म्यूजियम से कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी चुरा लिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। सीन शिफ्ट होता है रॉयल म्यूजियम में। मशीनरी हाइव माइंड स्क्वाड का कैप्टन मैक्स लिवरमूर अपनी टीम से पूछ रहा था, क्या तुम श्योर हो कि सिर्फ दो? उसके सामने दो बुकमार्क्स ही इंपॉर्टेंट आदमी खड़ा था, आर्क बिशप होरामिक होएडन, जो बैकलैंड में चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के हेड थे। और वो सिर्फ एक पादरी ही नहीं, बल्कि बैकलैंड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के एक बहुत फेमस प्रोफेसर भी थे। मतलब पावर ब्रेन का डेडली कॉम्बिनेशन। टीम मेंबर कंफर्म करता है कि हाँ, सिर्फ दो बुकमार्क्स ही चोरी हुए हैं। मैक्स फिर आर्क बिशप से पूछता है, योर ग्रेस, कल शाम म्यूजियम बंद होने के बाद कुछ अमीर घर के बच्चे यहाँ आए थे और उन्होंने उन बुकमार्क्स को हाथ भी लगाया था जो चोरी हुए हैं। क्या हमें उनसे पूछताछ करनी चाहिए? आर्क बिशप शांति से जवाब देते हैं, मुझे पता है, मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया है। उन बच्चों का चोर से कोई लेना देनी, उनसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। फिर वो चारों तरफ देखकर कहते हैं, कल रात यहाँ एक से ज्यादा लोग थे। कम से कम दो ग्रुप्स थे जो एक दूसरे के खिलाफ थे। उनमें से एक तो शायद मुझसे भी ज्यादा हायर सीक्वेंस का था और दूसरा ग्रुप बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से बच निकला। ये मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सुनकर तो कैप्टन मैक्स के भी होश उड़ गए होंगे। आर्क बिशप से भी ज्यादा पावरफुल कोई। और फिर आर्क बिशप एक ठंडी सांस लेकर कहते हैं, मुझे ये भी पता है कि वो बुकमार्क्स क्यों चुराना चाहते थे। रोसेल हमें पिछले 150 सालों से बेवकूफ बना रहा था। अब सीन वापस क्लेन पर आता है। वो सोच रहा था 3000 पाउंड छोड़ने का दुख तो हो रहा है, इतने टाइम से सेविंग्स कर रहा था और मेरे पास 1000 पाउंड से भी कम बचे हैं। लेकिन कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी एक अनमोल खजाना है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और मिस जस्टिस का कंट्रीब्यूशन इस कीमत के लायक था। खैर, ये पैसे मुझे उसे वैसे भी देने थे तो मेरा बोझ थोड़ा कम हो गया। सावधानी के तौर पर वो अपना ब्लैक एम्परर कार्ड और अजिक का कॉपर विसल दोनों को ग्रे फॉग के ऊपर छोड़ देता है। फिर वो रियल वर्ल्ड में वापस आकर एक और रिचुअल कर एक खुद को समन करके मास्टर की को भी ग्रे फॉग के ऊपर फेर की एक सील आर्टिफैक्ट था। शायद ये किसी इविल गॉड से कंटेमिनेटेड हो सकता है। अब सीन आता है लास्ट नाइट का, जब वो उस डेविल से बचा था। वो सोचता है कि मास्टर की के बावजूद अगर मैं एक बेयॉन्डर नहीं होता तो उस डेविल के हाथों से बचना इम्पॉसिबल था। वो मिस्टीरियस लेडी जिसने उसे जाने दिया, वो जरूर समझ गई होगी कि मैं कोई नॉर्मल प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं हूँ और उसने मुझे पकड़ा नहीं। इसका मतलब या तो वो एक ऑफिशियल बेयॉन्डर है जो वाइल्ड बेयॉन्डर्स के प्रति फ्रेंडली है, या फिर वो तीनों चर्चेस या मिलिट्री की मेंबर नहीं है। क्लेन को दूसरा ऑप्शन ज्यादा सही लगता है, क्योंकि अगर वो ऑफिशियल होती तो मास्टर की जरूर जब्त कर लेती। वो लेडी कौन थी? वो किस ऑर्गेनाइजेशन से थी? वो सोचता है कि वो डेविल डॉग वो लेडी दोनों ही खुद को बचाने के लिए अपने से जुड़े सारे सुराग मिटा देंगे और इसी चक्कर में उससे जुड़े सुराग भी अपने आप मिट जाएंगे। तो एक तरह से उसके दुश्मनों ने ही उसकी मदद कर दी। ये सब सोचकर क्लेन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तभी उसे बाहर किसी के आने और जाने की आवाज़ सुनाई देती है, एक और लेटर। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके मेलबॉक्स में एक लेटर पड़ा था और ये लेटर था इसएंगार्ड स्टैंटन की तरफ से। तो कहानी शुरू होती है क्लेन के घर से, जहां वो अपने लिविंग रूम में बैठा उसे एक लेटर मिलता है। ये लेटर था फेमस डिटेक्टिव आइसगार्ड स्टैंटन का, जिसके साथ क्लेन ने पिछले केस में काम किया था। तो भाई, क्लेन लेटर खोलता है और पढ़ना शुरू करता है और जो लिखा था वो काफी इंटरेस्टिंग था। आइसगार्ड लिखता है, डियर शर्लॉक, तुम्हारा आइडिया कमाल का निकला। हमने तुम्हारी बात मानकर उन एरियाज में छानबीन की जहां मर्डर हुए थे और पता चला कि वहां से कई आवारा जानवर अचानक गायब हो गए हैं। याद है, क्लेन ही सस्पेक्ट किया था कि वो डेविल शायद जानवरों को अपनी आंख और कान की तरह इस्तेमाल कर रहा है।
तो वो थ्योरी बिल्कुल सही निकली, लेकिन कहानियों का ट्विस्ट था। लेटर में एक आगे लिखा था कि पुलिस को 4 साल पुराने इस कनेक्ट से मेन सस्पेक्ट था, उस केस का जो मेन सेक्शन मिला था। एक टीनेजर, वो बहुत अजीब और गुस्सैल था, लेकिन उसे जानवरों से, खासकर एक बड़े काले कुत्ते से बहुत लगाव था। और उस लड़के की मौत के बाद वो काला कुत्ता फिर कभी किसी को नहीं दिखा। अब आइजनगार्ड का शक ये था कि कहीं वो कुत्ता ही तो आज का डेविल डॉग नहीं बन गया, और अगर ऐसा है तो उसका करंट ओनर कौन है? क्या वो कोई और भी पुराना सीरियल किलर? ये बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मतलब सोचो, एक मिस्ट्री के अंदर दूसरी मिस्ट्री खुल रही थी। आइजनगार्ड ने यह भी लिखा कि क्लेन की इस मदद से पुलिस को एक सॉलिड लीड मिल गई है, और अगर किलर पकड़ा गया तो रिवॉर्ड का एक बड़ा हिस्सा क्लेन को मिलेगा। अब ये लेटर पढ़कर क्लेन 2 बातें सोचता है। पहली तो ये कि उसे राहत मिलती है कि चलो, नाइटहॉक्स और बाकी ऑफिशियल बियॉन्डर्स सही रास्ते पर हैं और वो डेविल डॉग अब ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा। दूसरी चीज, उसे लगता है कि आइजनगार्ड उस पर थोड़ा शक कर रहा है, जैसे उसे हिंट दे रहा हो कि मुझे पता है तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मालूम है, लेकिन हमारा क्लेन बहुत स्मार्ट है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो एक नॉर्मल डिटेक्टिव है जिसे कुछ नहीं पता। वो एक सिंपल सा थैंक यू वाला रिप्लाई लिखता है, अपने पेपर फिर इन मैसेंजर से भेज देता है। उसका एटीट्यूड क्लियर था, भाई मेरा काम हो गया, अब आगे का काम ऑफिशियल टीम्स का है, मुझे तो बस अपने पैसे से मतलब है। मिशन का टेंशन खत्म होने के बाद क्लेन थोड़ा रिलैक्स करता है और अपने दिन का प्लान बनाता है। उसे अपने बाइसिकल पेटेंट वाले काम के पैसों का इंतजार था, लेकिन बैकएंड का पेटेंट ऑफिस इतना स्लो था कि क्या ही कहें। सरकारी काम तो हर जगह ऐसे ही होते हैं। तो उसने सोचा कि आज का दिन वो अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में लगाएगा। उसका प्लान था कि वो सुबह क्वेला क्लब जाएगा, वहां शूटिंग प्रैक्टिस करेगा, अपनी बियॉन्डर पावर्स की प्रैक्टिस करेगा, वहीं लंच करेगा और फिर शाम को कोई अच्छा सा सर्कस देखेगा ताकि उसे अपने मैजिशियन पाथवे के लिए कुछ नए आइडियाज और इंस्पिरेशन मिल सकें। ये बात मुझे क्लेन की बहुत अच्छी लगती है, वो कभी भी सीखना बंद नहीं करता। तो वो पब्लिक कैरिज पकड़कर क्वेलाक पहुंच जाता है। ये एक काफी हाई क्लास और महंगा क्लब था, और क्योंकि ये वेडनेसडे की सुबह थी, क्लब बिल्कुल खाली पड़ा था क्योंकि ज्यादातर मेंबर्स तो अपने जॉब पर थे। वहां उसे अपना एक पुराना जानने वाला टेलिम मिलता है, एक एरिस्टोक्रेट इक्वेस्ट्रियन टीचर है, मतलब अमीरों को घुड़सवारी सिखाता है। दोनों में नॉर्मल बातचीत शुरू होती है और क्लेन बातों बातों में थोड़ी शेखी बघारता है कि वो पुलिस की सीरियल मर्डर केस में मदद कर रहा है। हालांकि मन ही मन वो खुद पर हंस रहा होता है कि मैं तो बस एक छोटा सा प्यादा था जिसे बुलाया गया था, लेकिन बाहर से तो इंप्रेशन जमाना पड़ता है ना। बात करते करते टेलिम अचानक सीरियस हो जाता है और क्लेन से एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछता है। वो कहता है, मिस्टर मोरियार्टी मेरा एक दोस्त है जो किसी ऐसे इंसान से प्यार कर जिसे नहीं करना चाहिए, मतलब एक फॉरबिडन लव जैसा। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? अब जैसे ही क्लेन ये सुनता है, वो फौरन अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट करता है, ये देखने के लिए कि टेलिम सच बोल रहा है या नहीं। और उसे पता चलता है कि टेलिम सच में अपने किसी दोस्त के बारे में ही पूछ रहा है। वो खुद उस सिचुएशन में नहीं है, लेकिन वो उस दोस्त के लिए बहुत परेशान है। क्लेन मजाक में कहता है, कहीं ये रोमियो और जूलियट वाला केस तो नहीं। यहाँ एक फन फैक्ट ये है कि इस नॉवल की दुनिया में रोमियो और जूलियट एम्परर रोजेल ने लिखी थी, लेकिन टेलिम है कि वो डिटेल्स नहीं बता सकता, मामला कॉन्फिडेंशियल है। अब क्लेन भी ज्यादा जोर नहीं देता, लेकिन उसके दिमाग में कई पॉसिबिलिटीज घूमने लगती हैं कि आखिर ये फॉरबिडन लव कैसा हो सकता है। खैर, ये बात वही खत्म हो जाती है और क्लेन लंच करने चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात अपने एक और एक्वेंटेंस डॉक्टर एरन सेरेस से होती है, जो शहर का एक फेमस सर्जन है। क्लेन नोटिस करता है कि एरन के पास एक बैसाखी रखी है और पूछने पर पता चलता है कि वो सीढ़ियों से गिर गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। और यहीं से कहानी एक नया और डरावना मोड़ लेती है। एरन बहुत परेशान लग रहा था और उसने बताया कि पिछले काफी से उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। वो अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट गिनाता है। ऑपरेटिंग टेबल पर उससे गलतियां हो रही हैं। एक बार स्टीम लोकोमोटिव में उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, घर लौटा तो पता चला चोरी हो गई, और अब हॉस्पिटल जाते हुए वो खुद सीढ़ियों से गिर गया। वो इतना डर गया था कि उसने क्लेन से धीरे से पूछा, मिस्टर मोरियार्टी, आप एक डिटेक्टिव हैं, आप बहुत लोगों को जानते होंगे, क्या आप किसी अच्छे फॉर्च्यून टेलर या मिस्टिज्म के जानकार को जानते हैं? मुझे लगता है कि किसी ने मुझ पर कोई कर्स यानी श्राप कर दिया है। जैसे ही क्लेन कर्स वर्ड सुनता है, उसके एक फॉर्मर नाइटहॉक वाले कान खड़े हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं, ये लगातार होने वाला बैड लक उसे एक बहुत ही खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट की याद दिलाता है, मिस फॉर्चून क्लॉथ पपेट। ये वो चीजें होती हैं जिन्हें चर्च सील करके रखता है ताकि आम लोगों को नुकसान ना हो, और अगर ऐसी कोई चीज बाहर है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लेन को तुरंत समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बैड लक नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई सुपरनैचुरल वजह है। वो एकदम सीरियस हो जाता है, अपना स्पिरिट विजन ऑन करता है ताकि एरन के इमोशंस और ऑरा को देख से एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछता है। वो कहता है, एरन ध्यान से सोचकर बताओ, ये सारी बुरी घटनाएं शुरू होने से ठीक पहले क्या तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली के साथ कोई छोटी मोटी अनहोनी हुई थी? और इस सस्पेंस भरे सवाल के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। क्लेन का ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे कर्स अक्सर किसी छोटी घटना से ही ट्रिगर होते हैं। अब क्या एरन सच में किसी ने कर्स किया है? और अगर हाँ, तो क्या क्लेन उसकी मदद कर पाएगा?
ये सब हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा।